Morning once again. I welcome you all on this platform called Perfect English. आज हम टेंस की सीरीज के अंदर फ्यूचर टेंस को देखने वाले हैं। फ्यूचर टेंस कैसे काम करता है, फ्यूचर टेंस किस प्रकार से सब कैटेगरीज में डिवाइड होता है और फ्यूचर टेंस क्या रियल में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, उन्हीं सभी पॉइंट्स को देखते हुए हम आज चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम अपना टेंस नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं कौन सा टेंस, तो याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। और हमेशा की तरह आज हम बात करने वाले हैं कौन से टेंस के बारे में। इसका जो पहला टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा टेंस बोल देते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या बोल देते हैं? इंडेफिनिट टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो आज हम फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट को देखने वाले हैं। ठीक है, और मानी ओ आर, ना कि और हिंदी वाला और, ओ आर मानी कि या तो फ्यूचर सिंपल टेंस या इसका नाम क्या हो सकता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और हर एक टेंस की तरह हमें इस टेंस के अंदर भी क्या करना है? इस टेंस की हमें क्या पढ़नी है? हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है, और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में आने वाली मेन वर्ब को डिस्कस करना है। यही पढ़ना है हमने को। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि सर ये फ्यूचर टेंस के रिगार्डिंग जो एक कन्फ्यूजन चलती है, फ्यूचर टेंस के रिगार्डिंग जो एक कन्फ्यूजन चलती है कि सर क्या फ्यूचर टेंस रियल में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, हम थोड़ा सा बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को कि आप मुझे एक बात बताओ, खुद सोचो इस बात को। हालांकि ये बात मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो बेसिक आपका टेंस है वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है, लेकिन फिर भी अगर जो फ्रेशर है जो पहली बार विजिट किए हैं इस चैनल के ऊपर उनके लिए बता दूँ। आप ये सोचें कि सबसे पहले फ्यूचर टेंस जो है आपका रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आपने वो जो टाइम है जो फ्यूचर टेंस में हम इन्वॉल्व करते हैं, जो इंक्लूड करते हैं, क्या वो टाइम आपने फील किया है। बिकॉज प्रेजेंट टाइम हम किसको कंसिडर करते हैं? प्रेजेंट टाइम हम कंसिडर करते हैं उस टाइम सेगमेंट को जिसको हम फील कर रहे हैं, जैसे कि अभी, नाउ, एट दिस टाइम। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस टाइम पर आपको नजर आ रहा है कि सर सामने पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, आसपास कुछ चीजें हो रही हैं। इस टाइम को आप, इस मोमेंट को आप लिव कर रहे हो, इसको आप फील कर रहे हो। और पास्ट एक वो टाइम सेगमेंट होता है, वो सेगमेंट हमारे पास में होता है पास्ट, वो टुकड़ा होता है इतिहास या वो काल होता है हमारे पास समय का, जिसको हम ऑलरेडी लिव कर चुके हैं, जिसको हम ऑलरेडी महसूस कर चुके हैं। समझिएगा, तो प्रेजेंट तो हमारे सामने है जो चल रहा है, जिसमें हम हैं। पास्ट हम वो जो हम गुजार चुके हैं अपना वक्त। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो आप कहोगे सर फ्यूचर तो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है। फ्यूचर तो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है। कैसे है इमेजिनेशन? वो ऐसे है कि आपने बहुत बार सुना होगा आपके बड़े बूढ़ों से कि पल का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। या बहुत सारे ऐसे गाने और भजन ऐसे आपके सामने आएंगे जो ये बोलते हैं कि भाई 2 पल की जिंदगी है, 2 पल का मेला है। ऐसे सुना है आप लोगों ने? और अगर आप ध्यान से भी देखो, लॉजिकल माइंड के साथ में भी अगर आप जाओ तो आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी और आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि सर फ्यूचर इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। फ्यूचर इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। क्यों? वो इसलिए कि आप प्लानिंग तो कर लेते हो 5-5 साल की, 10-10 साल की, 5-5 महीने की, 5-5 दिन की, यस और नो की, लेकिन क्या आप उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए गारंटी लेते हो क्या कि आप वहां पर उस टाइम पर मौजूद रहोगे? सोचो और सोच के जवाब दो कि आपने जो प्लानिंग की। सपोज करते हैं, आप एक एग्जांपल लेते हैं, रैंडम एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको ये बोलूं कि अगले महीने में आपको 15 तारीख को ये टॉपिक कराऊंगा। एग्जांपल लेते हैं, अगले महीने की 15 तारीख को मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा। कितनी % चांसेस हैं कि मैं वो काम पूरा कर दूंगा? बताओ मुझे फटाफट से, कितने % चांसेस हैं? आप कहोगे सर 1%, 2%, 100%, 15%, 25%, 100%, 50%। नहीं, उस एक्टिविटी के होने के चांसेस जो है वो 0% है, 0। क्यों? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, मैं बाहर निकलूं यहां से और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, 10 दिन बाद मैं मर जाऊं, मेरी आवाज़ चली जाए, या अगर इतना भी बड़ा कोई काम ना हो तो कम से कम ये तो आप मान के चलते हो ना कि सर 15 तारीख के पहले बहुत सारा टाइम बीच में आ रहा है, आज से 15 तारीख के बीच में बहुत सारा टाइम बीच में आ रहा है। उस टाइम पर हो सकता है उस पर्टिकुलर डे के ऊपर, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन गए मेरे पास में कि मैं अवेलेबल नहीं हो पाया। बात समझ में आ रही है? हो सकता है मेरे पास जो कैमरा है, मोबाइल वाला है, वो सारा टूट गया हो, कुछ भी हो सकता है, कारण तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं आपको शॉर्ट बस इतना ही बताना चाह रहा हूं कि फ्यूचर क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, अगले सेकंड क्या होने वाला है हमें भरोसा ही नहीं है और हमें मालूम ही नहीं है। तो जब हमें किसी चीज का मालूम ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है? पहली चीज, ये पहला लॉजिक मैंने आपको दिया। सेकंड लॉजिक सुनिएगा ध्यान से,
फ्यूचर टेंस के अंदर आप क्या करते हो, सारी की सारी जो सेंटेंस बनाते हो, आप कोई सा भी टेंस ले लेना, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंटिन्यूअस के बारे में, फिर हम बात करेंगे परफेक्ट के बारे में, फ्यूचर के परफेक्ट के बारे में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों ही टुकड़ों के अंदर जो है आपने जो सेंटेंस लिए होंगे वो आपने कैसे लिए होंगे, सेकंड लॉजिक दे रहा हूं, वो आपने ऐसे लिए होंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लानिंग में है, जो आपके माइंड सेट में है, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है सॉरी, उनका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। मैंने खाना खाया, अब इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि सर मैंने खाना खाया, बिकॉज वो एक्टिविटी हुई थी और वो करने वाला मैं ही था। उसने मुझे कॉल किया, वो गारंटी है मेरे पास में कि उसने मुझे कॉल किया और वो ये बात वो भी मानेगा। तो ये वो टाइम सेगमेंट जो हम पास्ट में जी चुके हैं, उसको तो हम प्रूफ मान सकते हैं। एक वो टाइमिंग सर आप पढ़ा रहे हो, डेफिनेटली, क्योंकि हम इस मोमेंट के अंदर लिव कर रहे हैं, जी रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टाइम बना। लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि मैं अगली 15 तारीख को आपको ये टॉपिक कराऊंगा? क्या वो दिख रहा है आपको धरातल पे कहीं पे होता हुआ, इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा आपको? कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की उपज है, आपके दिमाग की प्लानिंग है, आपके माइंडसेट की प्लानिंग है कि मैं ये काम करूंगा। आप जो प्लानिंग करते हैं बस उस प्लानिंग का हिस्सा है। और जो चीज़ धरातल पर नहीं होती है, जो चीज़ वास्तविकता में नहीं होती है, जो चीज़ रियलिटी में नहीं होती है, उसको हम टेंस मानने की भूल कैसे कर सकते हैं? तो मैंने आपको 2 लॉजिक दिए, मैं लॉजिक और भी दे सकता हूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं टेक्निकलिटीज की बात करूं, तो फ्यूचर टेंस में काम में आने वाली जो वर्ब हमारे पास में होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में होती है, वो कौन सी होती है? आई एम श्योर यू ऑल नो वेरी वेल कि सर वो विल और शेल 2 होती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान खुला हो आपका, थोड़ा सा ब्रॉड आपका माइंडसेट हो, तो आपने पढ़ा है अगर अच्छे से, मॉडल्स नाम का भी टॉपिक हमारे पास में होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स नाम की टॉपिक हमारे पास में होती है, जहां पर हम विल और शेल का ही यूज करते हैं एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज मान के। यस और नो? और वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज नेवर डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहती हैं, वो रिजिड होती हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको ये बात, लॉजिक नंबर 3 दे रहा हूं आपको टेक्निकलिटीज के साथ में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब तो वॉज वर्ब होती है, हैड होती है। अगर चाहते लिंग्विस्ट, अगर ग्रामरियन चाहते तो उनमें से भी किसी वर्ब को उठाकर मॉडल बना देते। अगर ग्रामरियन चाहते, लिंग्विस्ट लोग चाहते, भाषा के विद्वान लोग चाहते, तो इज, एम, आर, हैज, हैव, इनको भी हम क्या करते, मॉडल्स में डाल देते। क्यों उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विल और शेल को ही जो है वो मॉडल माना? सोचो, सोचने की बात है, सोचने की बात है। 3 लॉजिक आपको दिए हैं और शायद इन तीनों लॉजिक के थ्रू आपको एक बात समझ में आई होगी कि सर फ्यूचर जैसा जो टेंस होता है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता नहीं है। अब आप कहोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर अगर एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? आप क्यों पढ़ा रहे हो? आप क्यों पढ़ाओगे? और आपने क्यों पढ़ाया? बिल्कुल ठीक बात है, सवाल बनता है, जायज़ है। वो इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के टाइम पर हमें हमारी जो बुक्स मानती हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। 2 इंग्लिश की लॉबी है हमारे पास में, एक आपका मॉडर्न इंग्लिश होता है जो अमेरिकन इंग्लिश चलता है, एक आपका ट्रेडिशनल इंग्लिश है जो आपका इंग्लैंड वाला जो है, आपका जो पुराना ओल्ड स्कूल है आपका, वो चलता है। तो जो ओल्ड स्कूल है आपका, जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन टिकी हुई है, वो इस बात को मानती है और वो बुक्स में लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम उसी बुक की लिखी हुई बात को मानते हुए चलते हैं और उसी रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं। बट इन रियलिटी फ्यूचर टेंस जैसा कोई भी टेंस एग्जिस्ट करता नहीं है। अब सवाल ये मन में आता है, सीधा सवाल मन में आता है कि सर दोनों तरफ की बातें सुन ली, एक तरफ ये बात समझ में आई कि सर फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट करता नहीं है, 3 लॉजिक दिए और तीनों भारी लॉजिक दिए, समझाने के लिए काफ़ी उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया, रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा मैंने क्या बात बोली है वहाँ पर, और तीनों लॉजिक मैंने क्या क्या दिए हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि सर हाँ फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा, आपने जो बात बताई कि सर इसके विपरीत कॉन्ट्रास्ट में कि सर फ्यूचर टेंस को यूज़ हम इसलिए करते हैं, पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, एंड आवर कंप्लीटली एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज बेस्ड ऑन आवर ओल्ड स्कूल पैरामीटर्स। यस और नो? तो अब सवाल ये मन में उठता है कि सर हम क्या करें, क्या हमें पढ़ना चाहिए या हमें नहीं पढ़ना चाहिए? तो सवाल है यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, इसका आंसर है आपको पढ़ना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल पर्सन आपसे बोले, अगर इनफॉर्मल बात हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि सर देयर इज नो फ्यूचर टेंस, ओके, बिकॉज फ्यूचर इज टोटली, एंटायरली, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। बट व्हेन इट कम्स टू योर education, when it comes to your academic qualification, then you have to say that sir
In actual, there are three tenses. The first one is present, second one is your past, and the third one, the last one is your what? Future tense. तो उम्मीद करता हूँ फ्यूचर टेंस के बारे में फैलने वाली या अब तक मार्केट में आने वाली जितनी भी आपको चीज़ें चल रही हैं, आपको उनके बारे में सॉल्यूशन मिला होगा और आपके एक माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अगर आप इनफॉर्मल बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सर देर आर ओनली टू रियल टेंसेज इन इंग्लिश। ओके, द फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट एंड द सेकंड वन इज योर पास्ट, बिकॉज बोथ द टेंसेज क्या दोनों टेंसेस में क्या होता है, हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं इन बोथ द टेंसेस, वी कंप्लीटली इन्वॉल्व, यस और नो। बट फ्यूचर टेंस, बिकॉज फ्यूचर टेंस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, सो वी कांट प्रेडिक्ट दैट सर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पर्टिकुलर इवेंट ऑफ टाइम वी विल बी देयर, यस और नो। तो ये मुझे लगता है काफी होगा आपको बताने के लिए कि सर फ्यूचर टेंस जैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोग पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, हमेशा की तरह हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने पैटर्न से कांसेप्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या, किसी भी टेंस का पॉजिटिव पैटर्न क्या पढ़ते हैं, किसी भी टेंस का पॉजिटिव पैटर्न पढ़ते हैं, किसी भी टेंस का आने वाला नेगेटिव पैटर्न पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है चीजों को, और किसी भी टेंस का आने वाला इंटरोगेटिव पैटर्न पढ़ते हैं, ठीक है। और हर तरीके से अगर आपने पहले से ध्यान से आप वीडियो देखते आ रहे हैं, आपको मालूम होगा कि सर जो हमारे पास में स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ सेंटेंस होता है वो शुरू होता है किससे, सब्जेक्ट से। किससे शुरू होता है, तो आपको सर सब्जेक्ट से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से, और एंड किससे होता है, तो आपको भी डेफिनेटली सर एंड किससे होता है, ऑब्जेक्ट पे एंड होता है, किस पे एंड होता है, ऑब्जेक्ट पे एंड होता है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब हमें क्या यूज करना है, टेंस मार्क यूज करना पड़ रहा है, और टेंस के नाम चाहिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो अब यहां पर क्या समझो, इस पर्टिकुलर टेंस के लिए, पूरे फ्यूचर टेंस के लिए अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं हमारे पास में, तो हमने जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास में विल और शेल, हमने उसको पढ़ दिया यहां पे। जो विल और शेल की जहां पर प्रॉपर्टी हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर पढ़ी थी, अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, मैंने तो अपने टॉपिक को लाइक कहीं जरूर पढ़ा हुआ, मैं इस टॉपिक के पूरा होने के बाद मॉडल्स करने वाला हूं, ऑक्सिलरी वर्ब्स करने वाला हूं। तो वहां पर पढ़ेंगे विल और शेल की प्रॉपर्टीज, जिसको मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोशन। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने मींस की सॉरी जो ग्रामर है उन्होंने कुछ नहीं किया, विल और शेल की प्रॉपर्टीज उठा के यहां डाल दिया। तो देखा जाए तो एक तरीके से क्या हो रहा है लैंग्वेज के अंदर, तो आप समझोगे कि कुछ नहीं है सर, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए ज्यादा छेड़खानी नहीं की इसके साथ, ग्रामर लोगों ने ज्यादा परेशान नहीं किया इसको, और जो चीजें लैंग्वेज में मिल सकती थी, जहां से लूपहोल्स बन सकते थे, वहां से उन्होंने बना लिए और काम ले लिया। जैसे काम ले देखो मैं आपको फटाफट से बताता हूं। तो हमारे पास में टेंस जो वर्ब निकल के आती है, हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगी, वो कौन सी निकल के आएगी, विल और शेल निकल के आएगी, और विल और शेल के बाद में मैंने फर्स्ट फॉर्म निकल के आएगी। ये लो यहां पर भी विल और शेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म डाल रहे हैं, ये लो थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या मेंटालिटी रही होगी पर्टिकुलर ग्रामर के टाइम पे, जब इसको ये माना जाने लगा कि सर एग्जिस्ट नहीं करता फ्यूचर टेंस, और सच में नहीं करता है, क्योंकि मैं आपको तीन लॉजिक दी और और लॉजिक जैसे हम डीप चलेंगे सब्जेक्ट के अंदर। अब अगर इसका नेगेटिव बनाते हो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव के अंदर होता है बार-बार, इसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे, नोट बोले आके मैं आऊंगा नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्त चाहिए कौन से जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके दोस्त बन जाएंगे। तो इस टेंस के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी, विल और शेल है, और क्योंकि विल और शेल आ गया इसका मतलब उसके बाद जो बेस फॉर्म आएगी वो आएगी हमारे पास में, जिसको बोलते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। ये हमने देखा पॉजिटिव पैटर्न और फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर डेफिनेट टेंस। इसका नाम होता है फ्यूचर पार्टिसिपल भी हो सकता है, कोई नहीं है, अलग-अलग बुक्स में अलग नाम लिखे हुए हैं। अगर इसके नेगेटिव पैटर्न की बात करूं, सब्जेक्ट विल और शेल प्लस नोट लेके आएगा, फर्स्ट फॉर्म लेके आएगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। इंटरोगेटिव मुझे लगता है शायद आप इंटरोगेटिव आराम से बनाना सीखे हैं, चुटकुले बनाना सीखे हैं, कुछ नहीं करते सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में सेंटेंस के अंदर, आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस के रिगार्डिंग उसको सबसे पहले डाल देते हैं, और उसके बाद नंबर 2 पे क्या लेके चलते हैं, सब्जेक्ट लेके चलते हैं, है ना, और लास्ट में हम क्या करते हैं, अपना सेंटेंस को रिवील कर लेते हैं। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाना नहीं भूलेंगे, ट्यूशन की मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। यह है कांसेप्ट नंबर 1, चेक करो अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा, समझा, जाना, पहचाना, और ये समझने की कोशिश की कि क्या रियलिटी के अंदर फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो समझ में आया सर एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है, बुक्स में तो एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में एग्जिस्ट करता नहीं है। यही इसका आंसर दिया हूं, यही इसका आंसर होगा और कोई आंसर नहीं है। तीसरी बात हमने इसी कांसेप्ट देखे, कांसेप्ट में हम लोग वही पढ़ते हैं, कांसेप्ट जो सिंपल से शुरू किया। सबसे पहले पॉजिटिव पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न, और उसके बाद में इंटरोगेटिव पढ़ा। पॉजिटिव पैटर्न में हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखनी होती है ना, तो स्टैंडर्ड पैटर्न हमारे पास सेम होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, ऑब्जेक्ट से एंडिंग करते हैं। हमें मसाला चाहिए किसका, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में, तो हमने हेल्पिंग वर्ब विल और शेल के रूप में वर्ब डाल दी बेस फॉर्म। नोट की प्रॉपर्टीज आपको बहुत पहले बता रहा हूं, इवन बता दूंगा, तो हर वीडियो के अंदर मैं आपको टेंस के जितने वीडियो बनाए हैं उस हर वीडियो में मैंने आपको नोट की प्रॉपर्टीज बताई है। तो ये हो गया कांसेप्ट नंबर 1 कंप्लीट। आते हैं कांसेप्ट नंबर 2 के ऊपर, देखिएगा ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। हाँ देखिएगा कांसेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है। कांसेप्ट नंबर 2 बोलता है कि सर सेंटेंस में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ में आएगी, वो कौन से सब्जेक्ट के साथ में आएगी, ये समझना जरूरी है। हर बार की तरह हम लोग यही काम कर रहे हैं, है ना। देखो अगर तो आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको ये बात समझ में आ रही है आराम से। अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपसे यही कहूँ कि कोई बात नहीं है, आप एक बार सारे के सारे वीडियोस चेक करके आइए। हमने एक ही तरीके से हर एक चीज़ को समझना शुरू किया हुआ है, सो दैट यहाँ पर आते आते हम लोग अब इतने अच्छे से जान चुके हैं चीज़ों को कि कंसेप्ट नंबर 1 के अंदर हम लोग पैटर्न देखते हैं, कंसेप्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ देखते हैं सब्जेक्ट के साथ में, कंसेप्ट नंबर 3 के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं उससे पर्टिकुलर टेंस के सिचुएशंस को, कंसेप्ट नंबर 4 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं, और कंसेप्ट नंबर 5 के ऊपर आते आते हम लोग उसकी कॉमन एरर्स को ढूंढते हैं, कंसेप्ट नंबर 6 के ऊपर आते आते हम लोग उसके एग्जांपल्स निकाल लेते हैं। तो ये एक पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है। तो अगर जो फ्रेशर है तो मैं आपसे यही कहूँ कि आप लोग सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। अदरवाइज जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो समझ में आएगा कि सर कंसेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है कि जो हमारे पास रिलेटेड टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के साथ में आएगी। ध्यान से देखिएगा कौन से सब्जेक्ट के साथ में आएगी। तो जरूरी है यहाँ पर किसको मेंशन करना, सब्जेक्ट को मेंशन करना। देखो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी काइंड ऑफ नेम, है ना। अब क्योंकि इस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल है और शेल है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें होने वाली है, कुछ हलचल यहाँ पर होने वाली है। वो हलचल जो होने वाली है उसी हलचल को मैं लिखवा देता हूँ फटाफट से। फर्स्ट पर्सन के साथ में, कौन से पर्सन के साथ में, ध्यान से समझना भाई। फर्स्ट पर्सन के साथ में आपको हमेशा किसका यूज करना है, शेल का यूज करना है। और जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स, जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में आप किसका यूज करोगे, विल का यूज करोगे। ये रहा इसका ट्रीटमेंट,
समझो दोबारा, जो फर्स्ट पर्सन है आपके सब्जेक्ट, अब फर्स्ट पर्सन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो आई और वी, ये जो शुरू के लिखे हुए ना टॉप, ये आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, और हर पर्सन का अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो ये जो स्टार्ट के दो आप देख रहे हो, आई और वी आप जो देख रहे हो, ये आपके फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ में तो आएगा शैल, क्या आएगा, शैल आएगा। और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक की जितने भी आप सब्जेक्ट देख रहे हो, इनके साथ में क्या लगेगा, विल। लेकिन अगर मैं इतना ही बात बोल दूं तो ये बात है अधूरी, ये बात क्या है, अधूरी है। और याद रखना, हमने जब टेंस को पहले दिन से पढ़ना शुरू किया था तो हमने ये बात कही थी कि सर हम लोग पर्टिकुलर टेंस को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि उस टेंस के अंदर आने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है उनका निदान करते हुए चले, उनके कंसेप्ट के अंदर आने वाले जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको सोल्व के मोड के ऊपर करते हुए चले। तो याद रखना, इतनी सी बात सीख के मत चले जाना, थोड़ा समझना, ये बात आधी है। आधी क्यों है, समझाता हूँ। देखिएगा, आधी इसलिए है ये बात बच्चों, क्योंकि ये जो बात लागू होती है ना, ये जो बात लागू होती है वो लागू होती है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेंटेंसेस पे। किस पे लागू होती है ये बात, तो ये बात लागू होती है नॉर्मल सेंटेंसेस पे, ठीक है ना। या मैं ये कहूँ कि ये नियम किस पर अप्लाई होगा, नॉर्मल सेंटेंसेस पे। अगर कोई सेंटेंस आपका फ्यूचर में है और उस सेंटेंस के अंदर, उस फ्यूचर के सेंटेंस में या तो फ्यूचर प्रॉमिस है, या तो क्या है उसमें फ्यूचर प्रॉमिस है, या क्या है उसमें फ्यूचर के अंदर कोई डिटर्मिनेशन है, क्या है उसमें कोई डिटर्मिनेशन है, ध्यान से समझना भाई, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन है, या फ्यूचर के अंदर क्या है, कोई थ्रेट है, क्या है, कोई थ्रेट है। देखो थोड़ा ध्यान से समझो, फ्यूचर प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब जानते हो हिंदी में वादा, है ना, कोई वादा निभाना। डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ बात कही गई है, कोई पक्की बात बोली गई है, हम पक्का ये काम करेंगे फ्यूचर के अंदर। और फ्यूचर में अगर कोई थ्रेट है, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, क्या होता है, धमकी। तो ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के अंदर ये जो रूल है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर फिर आप फ्री हो कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास में हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास में है, आप उनको किसके साथ में लेके जा सकते हो, शैल के साथ में लेके जा सकते हो, या किसके साथ लेके जा सकते हो, विल के साथ। समझो, समझना जरूरी है, समझ के समझो। क्या बोला मैंने ये बोला कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाओ, रिमेनिंग के साथ में विल लगाओ। लेकिन वो तो कब करो, जब आपके पास में नॉर्मल कैटेगरी हो, नॉर्मल सेंटेंस हो, है ना। आई विल स्टडी, तो ये गलत है, आई शैल स्टडी टुमारो, बिकॉज ये नॉर्मल सेंटेंस है। समझाया मैंने आपको, आई के साथ तो शैल लगेगा, तो आई शैल स्टडी टुमारो। लेकिन हम बोलते क्या है, आई विल स्टडी, आई विल स्टडी टुमारो। अब वो क्यों बोलते हैं आई विल स्टडी, और क्यों वो सही माना जाता है, क्योंकि वो फ्यूचर डिटर्मिनेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, फ्यूचर डिटर्मिनेशन का पार्ट है। और फ्यूचर डिटर्मिनेशन क्या बोलता है कि भविष्य में होने वाला वो काम जिसको मैं 100% करूंगा, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर डिटर्मिनेशन। तो वहां पर आपको मैंने बताया कि ईदर यू कैन गो विद योर शेल और यू कैन गो विद योर विल हेल्पिंग। मतलब आप चाहो तो शेल का यूज कर लो, आप चाहो तो विल का यूज कर लो। लॉजिक नंबर 4 दे रहा हूं आपको, लॉजिक नंबर 4 दे रहा हूं इस बात को बताने के लिए कि फ्यूचर टेंस जैसा टेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो, लिंग्विस्ट लोगों ने बिल्कुल भी जरा सा भी एक कोशिश नहीं किया यहां पर कुछ नियम बनाने का। आपको फ्री कर दिया कि यू आर कंप्लीटली फ्री, यू आर नॉट बाउंड, यू आर नॉट टू बाउंड टू यूज शैल और विल विद सम पर्टिकुलर सिचुएशंस, नो। तो ये जो है वो नियम है हमारे पास में, और ये बात हमें साबित करती है कि फ्यूचर टेंस जैसा ग्रामरियन के भी माइंड में ऐसा नहीं था या नहीं रहा होगा कि सर फ्यूचर टेंस जो है एग्जिस्ट करता है। ओके, तो मैंने आपको कुछ लॉजिक साथ साथ में दिए हैं, याद रखिएगा उस चीज़ के आधार पर, और ये हमारे पास में कुछ नियम है। क्लियर है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। देखिएगा कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट नंबर 3 बोलता है कि जो फ्यूचर टेंस होता है, ध्यान से समझना भाई, जो फ्यूचर टेंस होता है उसको आप क्या करो, 2 उसके बेस बनाओ। क्या बनाओ, उसके 2 बेस बनाओ उसके, ठीक है। उसके आप 2 बेस बनाओ, फ्यूचर टेंस जो है उसके 2 बेस बनाओ, एक इनफॉर्मल बेस बनाओ, एक फॉर्मल बेस बनाओ, ठीक है। समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। देखो, इनफॉर्मल में आपके पास में ऑप्शन है कि आप गोइंग टू का यूज करके क्या कर सकते हो, फ्यूचर टेंस बना सकते हो, या जो है आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके,
कौन से टेंस का यूज करके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके जो है वो फ्यूचर टेंस बना सकते हो। बात को समझना थोड़ा ध्यान से, थोड़ा डीप बातें बता रहा हूँ, थोड़ी एडवांस बातें बता रहा हूँ, लेकिन समझाऊंगा पूरा कंसेप्ट आपको, पूरी थ्योरी समझाऊंगा, पूरा बेसिक समझाऊंगा, पूरा फंडामेंटल समझाऊंगा। फ्यूचर टेंस को हमें यूज करना है अगर आप इनफॉर्मल यूज करना चाहते हैं, अगर आप डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करना चाहते हैं। समझिएगा बात को, इनफॉर्मल मानी जो फॉर्मल नहीं है, ठीक है। अगर आप इस टेंस को इनफॉर्मली यूज करना चाहते हैं तो आपके पास में दो तरीके ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं कि या तो आप गोइंग टू का यूज कर लीजिए या आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर लीजिए। कैसे? एग्जांपल के लिए देखना, मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एन एग्जांपल, मैंने बोला आई विल गो टू मुंबई टुमारो, ठीक है। आई विल गो टू मुंबई टुमारो, ये मैंने टुमारो शॉर्ट में लिख दिया एक बार के लिए, ठीक है ना। मैं कल मुंबई जाऊंगा, ठीक है सर। अब यहां पर तो पता लग रहा है असल विल और शैल का यूज किया आपने, फ्यूचर टेंस हो गया। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, डे टू डे लाइफ के अंदर स्पोकन का यूज कर रहे हो, या जहां पर आपको फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा बात कर रहा हूं मैं, वहां आप इसी सेंटेंस को जो है वो गोइंग टू के साथ बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? वो ऐसे बना सकते हो कि सर आई एम गोइंग टू मुंबई, ओके, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ऐसे बना सकते हो। या आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प ले सकते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई एम गोइंग टू मुंबई। अब दोनों ही सेंटेंस में एक बार देखो, फॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली क्या हुआ, हमारे पास में एक ही पैटर्न आ गया कि यहाँ पर भी गोइंग टू है और यहाँ पर भी हमने गोइंग टू लगाना है ना। लेकिन एग्जांपल और बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आई विल पार्टिसिपेट इन द पार्टी, ओके, आई विल पार्टिसिपेट इन द पार्टी या आई शैल पार्टिसिपेट इन द पार्टी। तो उसको बनाओगे तो आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द पार्टी, गोइंग टू का यूज कर सकते हो। आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द पार्टी या आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द पार्टी। अब दोनों में एक ही हो रहा है, तो यहां पर देखना गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके, गोइंग टू का यूज करके, और गोइंग टू में किसका यूज करके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके, एम के साथ में गोइंग टू का यूज करके आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर टेंस का जो है जितने भी सेंटेंसेज हैं आप उनको बना सकते हो। यहां पर दो रास्ते हैं आपके पास में, गोइंग टू को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या कर लीजिए? शामिल कर लीजिए। ये गोइंग टू आपके पास में वर्ड रहा और उसके साथ में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिला दीजिए, तो आप क्या कर लोगे? आप फ्यूचर टेंस से जुड़े हुए सवालों को बना लोगे। तो ये एक तो हमारे पास तरीका है जो इनफॉर्मल तरीका है। कौन सा तरीका है? इनफॉर्मल वे है। अगर मैं फॉर्मल वे की बात करूं तो सीधी सी बात है, आपको मैंने पैटर्न बता रखा है अभी कि सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, विल या शेल आएगा, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। तो याद रखना, फ्यूचर टेंस बनाने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं। इनफॉर्मल में अगर आप जाना चाहते हो तो आई एम गोइंग टू के साथ में यूज कर सकते हो, यू आर गोइंग टू के साथ में यूज कर सकते हो, वी आर गोइंग टू के साथ में यूज कर सकते हो, है ना। और अगर आप फॉर्मल जा रहे हो तो आपको फिर वो फॉर्मेलिटीज का पालन करना ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है एक छोटी सी बात जो है जरूर समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे? कंसेप्ट नंबर 4 की बात करेंगे। तो देखना ध्यान से, अब कंसेप्ट नंबर हमारे पास में है 4, और वो 4 जो है हमारे पास कंसेप्ट वो आएगा इसके यूजेस। क्या आएगा इसके यूजेस? फ्यूचर सिंपल टेंस जो है कहाँ कहाँ काम में आता है, देखना ध्यान से। इसका पहला यूज, फॉर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, ओके, ये पहला यूज इसका। सेकेंड, फॉर प्रॉमिस के अंदर भी यूज करोगे आप किसको? फ्यूचर टेंस को, और स्पेशली फ्यूचर सिंपल को, ठीक है। तीसरा, फॉर थ्रेट के लिए आप किसका यूज करोगे? थ्रेट के लिए भी आप फ्यूचर सिंपल का यूज करोगे, ठीक है। फोर्थ है आपका लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन फ्यूचर एक्शन। कुछ ऐसी फ्यूचर एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे फ्यूचर इवेंट्स जो लंबा समय लेते हैं, जैसे मैं 1 महीने बाद में वहाँ आऊँगा, लंबा समय है, फ्यूचर सिंपल। मैं कल वहाँ आऊँगा, आई एम कमिंग देयर, मैं वहाँ आ रहा हूँ, आई एम कमिंग देयर टुमारो। तो याद रखना लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है, जो चीज़ें प्लान्ड हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी पहले से फिक्स हो चुकी हैं, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, कोई एक रेनोड पर्सनैलिटी है, ठीक है। अगर उनके सारे के सारे अगर आप देखो जो पैटर्न होते हैं, जो इवेंट होती है, वो सारी की सारी फिक्स होती हैं, तो वो किसका यूज करेंगे? फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे।
प्रोमिस और थ्रेट में, प्रोमिस मानी वादा और थ्रेट मानी धमकी, प्रोमिस मानी वादा, थ्रेट मानी धमकी, इनमें कैसे यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल कैसे यूज करेंगे, आओ देखते हैं फटाफट से एक बार एग्जांपल। जैसे मैंने बोला आई विल सी यू इफ यू टच मी, इफ यू टच मी, अगर तुम मुझे टच करते हो आई विल सी यू, मैं देखूंगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये थ्रेट हो गया, ये क्या हुई, हमारे पास थ्रेट है, आई विल सी यू। ओके, दूसरा एग्जांपल लो यहाँ पे आई विल फायर हिम, आई विल फायर हिम, फायर का मतलब यहाँ पे आग लगाना होता है, फायर का मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देना, निकाल देना, जोर से कर देना, आई विल फायर हिम, मैं उसको थ्रेट है, क्या है, धमकी है, आई विल फायर हिम, उसको निकाल दूंगा। अब आप ध्यान से देखो तो मैंने दोनों से यूज किया है, विल का यूज किया है, यूज किया है, विल का यूज किया है, उसके लॉजिक कितना सही है कि मैं ये मान के चलता हूं कि अब चूंकि हमारे पास में ज्यादा चांसेस है फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, ये चांसेस क्या है, पूरी कोई सकता हमारे पास में है, तो यहां पर आप कंप्लीटली फ्री हो, तो यूज योर विल और शेयर, जो भी चाहते हो आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर आई यूज कर लिया, अगर आप ओल्ड स्कूल से हो तो आप आई शेयर यूज कर सकते हो, इट्स फॉर यू। ओके, आगे देखिएगा। अब यहां से हमने आपको दो एग्जांपल दिए, तो अभी जो एग्जांपल लिखा है, है इसी एग्जांपल के थ्रू मैं इसकी पांचवी प्रॉपर्टी बना रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि फ्यूचर सिंपल का यूज हम करते हैं किसमें, तो आपको फ्यूचर सिंपल का जो यूज होता है वो होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। किसमें यूज करेंगे फ्यूचर सिंपल को, कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंस की फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें यूज करेंगे, तो जीरो कंडीशन बोलते हैं ना। और कैसे होती काम, और कैसे काम करके देखना, इफ के साथ में अगर आपको मिलता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल आपको मिल जाता है, तो आगे आने वाले सेंटेंसेस में आप किसका यूज करोगे, विल या शैल का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, विल या शैल का। देखो इफ यू टच मी, इफ क्लोज आ गया, इफ क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इफ यू टच मी ये प्रेजेंट सिंपल है तो आगे आने वाले क्लोज में विल या शैल में से जो अच्छा लगे वो यूज कर लो, जो अच्छा लगे वो यूज कर लो। ये बात मैं 100% सच मान के बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना, याद रखना इसको। यहां पर कोई नियम नहीं कि विल का यूज करो, कोई नियम नहीं कि शैल का यूज करो, आप चाहो तो विल का यूज करो, आप चाहो तो शैल का यूज करो। ये पांच ऐसी चीजें हमारे पास में है, पांच ऐसे हमारे पास सिचुएशन है जहां पर हम क्या करते हैं फ्यूचर सिंपल को या मैं कहूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। मतलब ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। एक बार रिपीट करते हैं, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहां यूज होता है, तो सर फॉर फ्यूचर प्लान एक्शन, जो एक्शन हमारे पास में प्लान है, जो निर्धारित है, उनके साथ फ्यूचर सिंपल आएगा, जो निर्धारित नहीं है उनके साथ प्रेजेंट टेंस का कोई इशू नहीं है ना। फॉर प्रॉमिस, वादा निभाना है, वादा निभाना है किसके साथ में, वादा की बात करनी है, प्रॉमिस की बात करनी है, किसका यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। थ्रेट, किसी को धमकी देनी है, किसका यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन फ्यूचर है, लंबे समय से एक्शन बना रहे हो, है ना, मैं अगले 10 साल में बाहर ट्राई करूंगा, इस प्रकार के एक्शन बना रहे हो, है ना। भारत जो है 2030 तक सुपर होगा, इस प्रकार के एक्शन बना रहे हो। 2030 तक हो सकता है कि 2030 तक जो है वो युद्ध हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार की जब आप सेंटेंस बनाते हो, इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन आ रही है फ्यूचर के अंदर, वहां तक काम आएगा फ्यूचर सिंपल, क्या काम आएगा, फ्यूचर सिंपल। और फिर इस एग्जांपल को निकालते टाइम पर हमें एक प्रॉपर्टी समझ आई, जो दैट वाज प्रॉपर्टी है इसकी फ्यूचर सिंपल की, और वो है कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल को। और पैटर्न ये रहा आपके पास में, ध्यान से देखिएगा। इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल लगाओगे तो नेक्स्ट क्लॉज के अंदर क्या आएगा, विल या शैल आएगा। इसका प्लेसमेंट आप चेंज कर सकते हो, यहां किया हुआ है, यहां मैंने हमने लगाया पहले, मतलब यहां पहले लगाया इफ क्लॉज, यहां इफ क्लॉज बाद में आ रहा, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस ये देखना है कि इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका एग्जांपल और ले सकते हो, देखो बहुत सिंपल कॉमन बेसिक एग्जांपल है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, यस और नो, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। क्या हुआ, कंडीशनल सेंटेंस है, अगर तुम पढ़ते हो तो पास होगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे। एक बात बताऊं आपको यहां पर ही, इस पांचवी प्रॉपर्टी को इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। ये जो पांचवी आप प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, ये जो पांचवी आप प्रॉपर्टी देख रहे हो कंडीशनल सेंटेंसेस की, इसको इनफॉर्मल में कैसे यूज करते हैं, देखो समझो। हमने यहाँ पर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल का यूज किया है, इनफॉर्मल में या डे टू डे लाइफ के अंदर ऐसा कुछ मतलब नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, वहां पर आप सिंपल चलो। किसके साथ में, देखो इफ यू विल स्टडी यू विल पास, खत्म। दोनों में फ्यूचर लेके आ जाओ, दोनों में फ्यूचर। इफ यू विल स्टडी यू विल पास, लेकिन ये कब, इनफॉर्मल के टाइम पर। ये कब यूज करना है, इनफॉर्मल के टाइम पर यूज करना है, जब डे टू डे लाइफ के अंदर बात कर रहे हो। और बाहर यूज होता है, ये बाहर जो अमेरिकन इंग्लिश है, जो अमेरिकन आपके फॉरेनर्स हैं वो यूज करते हैं, वो ऐसे नियम याद नहीं रखते हैं और ना अपने को याद रखने हैं। तो याद रखना, माइंड को क्लियरिटी रखना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इनफॉर्मल लैंग्वेज के पर्पज से, तब तो आप फ्री हो विल का यूज करने के लिए। इफ यू विल स्टडी यू विल पास, एंड इफ यू विल नॉट स्टडी यू विल फेल, खत्म, है ना। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मल मान के पढ़ रहे हो, अपने एकेडमिक लेवल के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको ये फॉलो करना मस्ट है, कंपलसरी है, जहां पर इसके साथ में प्रेजेंट सिंपल लेके आओगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। कंसेप्ट नंबर 4 क्लियर हो गया। आते हैं बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे, है ना, कंसेप्ट नंबर 5 पे। देखिएगा ध्यान से, हाँ जी, कंसेप्ट नंबर 5 क्या बोलता है। कंसेप्ट नंबर 5 जो है हमारे पास में, वो डिस्कस करता है किसको, तो आपने पता किया होगा अच्छे से, अगर आप पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो, और अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपको सामने है लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। और कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है तो बता चुका हूं ऑलरेडी, पहले दोबारा बता देता हूं। शॉर्टर वर्जन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, रिलेटेड टेंस के अंदर आने वाली, रिपीट कर रहा हूं, रिलेटेड टेंस के अंदर आने वाली हेल्पिंग वर्ब को अगर आप शॉर्ट करके लिखते हो, मर्ज करके लिखते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और मिलकर बनने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनते हैं, ठीक है ना। कैसे बनता है ये देखना ध्यान से। तो सबसे पहले तो देखना विल है, विल के साथ अगर आप नोट को यूज करोगे, किसको यूज करोगे, नोट को यूज करोगे, और इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लेके जाओ तो ये बनेगा वांट। क्या बनेगा, वांट बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके।
अगर आप शैल के साथ में नोट को मर्ज करके बोलना चाहते हो तो बनेगा शांट। क्या बनेगा? शांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है भाई, ध्यान रखो, समझो, समझ लो एक बार। देखो कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट है हमारे पास में कंसेप्ट का। कॉन्ट्रैक्शन बोलता है शॉर्टर वर्जन ऑफ योर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल और शेल है, नोट के साथ में ऐड करेंगे तो विल नोट का बनेगा वांट। क्या बनेगा? वांट बनेगा, ध्यान रखना अच्छे से। शेल नोट के साथ में करेंगे शांट बनेगा। लेकिन अगर ये तो बात हो गई हमारे पास में कौन से वर्जन की, ये तो बात हमारे पास में हो गई नेगेटिव वर्जन की, है ना, जब नेगेटिव काम में लेंगे। क्या हो सर अगर हम पॉजिटिव काम में लेंगे? तो देखना, आई के साथ विल को यूज करूं, यू के साथ विल को यूज करूंगा, ठीक है, तो क्या बन के आएगा? तो आप यूज कर सकते हो आई विल, ठीक है, आप यूज कर सकते हो यू विल, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, दोनों के लिए, पॉजिटिव के लिए भी बता दिया है और आपको मैंने बता दिया है नेगेटिव के लिए भी, ठीक है। ध्यान से समझना भी, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ओके। ये है इसका पॉजिटिव वर्जन, जहां पर आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के साथ में मर्ज करते हो। कैसे मर्ज करते हो? तो देख लो, आई के साथ में विल को मर्ज करेंगे, आई विल, आइल, ठीक है। यू के साथ ऐड करोगे, यू विल, ओके। अगर आप इनको हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो नेगेटिव वर्जन में नोट के साथ में, तो विल नोट का बनेगा वांट, शेल नोट का बनेगा शांट, ठीक है। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास में होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या फॉर्मल में काम में आती है कि इनफॉर्मल काम में आती है? तो याद रखना, ये जो है आपके इनफॉर्मल लैंग्वेज का पार्ट है। कौन से लैंग्वेज का पार्ट है? तो याद रखना, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज का पार्ट है। ये एकेडमिक के अंदर काम में नहीं आता है आपको, लेकिन दिमाग में रखना है, क्या पता कई बार आ जाए, या अगर सामने आ जाए तो आपको दिमाग में तो नीचे कि सर ये वांट का मतलब क्या होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई वॉन्ट डू दैट, आई वॉन्ट डू दैट, एग्जाम्पल के लिए देखना थोड़ा ध्यान से। मैंने लिखा आई want do that, I want do that, ये I है, ओके। अब यहाँ पर want का मीनिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा सेंटेंस क्या बोल रहा है। लेकिन अगर समझ में आ रहा है, want का मतलब होता है will not, तो कह दोगे सर I will not do that, मैं वो काम नहीं करूंगा, yes or no। इस प्रकार से ये बनता है हमारे पास में कॉन्सेप्ट नंबर 6, जो हमने बोला कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखो वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है ना, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। हो सकता है लंबा वीडियो बन जाए, लेकिन लंबा वीडियो तभी बनेगा जब उसके अंदर बेसिक चीज़ें ज़्यादा होंगी, जब उसमें फंडामेंटल ज़्यादा होंगे। और अगर आपने ध्यान से देखा हो, मेरा ये कतई उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है कि मैं टॉपिक के बीच में पंचायती करूं या टॉपिक के बीच में ऐसी बातें करूं जिससे आपका ध्यान अलग हो, ठीक है, आपका ध्यान टूटे, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से लेकर लास्ट तक हम टॉपिक पढ़ते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो देखे भी है, नहीं भी देखे तो आप चेक कर लीजिएगा। हम शुरू से लेकर लास्ट तक टॉपिक पढ़ते हैं, अपना पढ़ाई पर फोकस रखते हैं, पढ़ाई से जुड़ा हुआ जो हमारे पास में मटेरियल होता है हम उसको डिस्कस करते हैं, ओके। तो आज भी हम वही कर रहे हैं, तो इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि सर कॉन्सेप्ट 5 और ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की क्या जरूरत है। हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस बता के इसकी हेल्पिंग और मैनुअल बता दीजिए और खत्म कर दीजिए, ऐसा मतलब नहीं है। हम एक वीडियो में सारी बातें करना चाहते हैं, सो दैट उस वीडियो को आपको या उस वीडियो के रिलेटेड आपको मटेरियल बार बार अलग अलग किसी भी चैनल के थ्रू आपको ना देखना पड़े, ठीक है ना, या आपको अलग अलग जगह जो है ध्यान ना लगाना पड़े, अपना एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाए। इसी वजह से थोड़े से वीडियो क्या होते हैं, लेंदी होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पूरा हो चुका है। अब बस हम अपने इसके अंतिम पड़ाव पे हैं, जहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास बचे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6 और कॉन्सेप्ट नंबर 7। देखेगा थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 की, और कॉन्सेप्ट नंबर 6 हमें बताता है किसके बारे में, तो एडवर्बियल्स के बारे में। किसके बारे में बताता है? एडवर्बियल्स के बारे में बताता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हो, कीवर्ड्स। क्या बोल सकते हो, कीवर्ड्स। बात एक ही है, ठीक है। अब इस टेंस के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशंस होती है, वो देखेंगे। जनरली जो हमारी लोअर क्लासेस होती हैं, बिलो 10 तक हमारी जो क्लासेस होती हैं, वहाँ पर तो काम इनसे ही हो जाता है अपना सारा का सारा। सेंटेंस में आया हुआ कीवर्ड देखो और यूज़ कर लो टेंस को। अपर क्लासेस के लिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता ही दिए हैं। अब आ जाओ, बात कर लेते हैं कीवर्ड की। तो अगर सेंटेंस में आपको नज़र आ जाए टुमारो, क्या नज़र आ जाए, टुमारो नज़र आ जाए। अगर सेंटेंस में आपको नज़र आ जाए नेक्स्ट डे, क्या नज़र आ जाए, नेक्स्ट डे नज़र आ जाए। अगर सेंटेंस में आपको नज़र आ जाए नेक्स्ट वीक, क्या नज़र आ जाए, नेक्स्ट वीक नज़र आ जाए, ठीक है। अगर सेंटेंस में आपको नेक्स्ट ईयर नज़र आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से। आई बात समझ में? तो ये जितने भी आपने देखे हैं
टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, जितनी भी चीज़ें हैं, नेक्स्ट मोमेंट वगैरह हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या बनते हैं? एडवर्बियल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एडवर्बियल्स बनते हैं, आइडेंटिफिकेशन बनती है और कीवर्ड्स बनते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको ये वर्ड मीनिंग्स नजर आ जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा उसमें कौन से टेंस को अप्लाई करने का? फ्यूचर सिंपल टेंस को अप्लाई करने का। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसकी एग्जाम्पल्स की। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट है हमारे पास में, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 7 की। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, चेक कीजिएगा फटाफट से। चलिए, ये 3 सेंटेंस हमारे पास में, कोशिश कीजिए बनाने की, तो सीधी सी बात है। अब हम यहाँ पर ध्यान रखना, वो मत यूज करना विल और शेल, कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, वो एक बार छोड़ दो उसको, क्योंकि उसके लिए हमने काफ़ी बातें कर ली है ना। अब मान के चलते हैं ये नॉर्मल पैटर्न है, नॉर्मल सेंटेंसेज है, और नॉर्मली ये सेंटेंस हमारे पास में, तो हम इसमें बाउंड रहेंगे उस नियम को फॉलो करने के लिए कि जहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ में हम लोग शेल का यूज करेंगे एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल का यूज करेंगे। आइए, यहाँ पर है शी कम हियर टुनाइट, आज रात को वो आएगी, आज रात को वो आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में हमें मालूम है सर क्या आएगा? विल आएगा और फिर बेस फॉर्म आएगी। शी विल कम हियर टुनाइट, क्लियर। दे गो देयर नेक्स्ट मंथ, वे वहाँ अगले महीने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दे थर्ड पर्सन है अगेन, तो हम विल का यूज करेंगे। दे विल गो देयर नेक्स्ट मंथ। लास्ट में आऊँ, ही वेट फॉर मी, वो मेरे लिए वेट करेगा। अगेन ही आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, इसका मतलब ही विल वेट। ओके, ही विल वेट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फ्यूचर सिंपल टेंस, एंड स्पेशली मैं फ्यूचर सिंपल की बात ना करके फ्यूचर टेंस की बात करूँ पूरी, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई आज स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कि जहाँ पर हमें यह समझने को मौका मिला कि सर फ्यूचर टेंस जैसा कोई टेंस रियल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमने फ्यूचर सिंपल को देखा, फ्यूचर इंडेफिनिट को देखा, जो इसी का नाम है। अगर कोई टेंशन या अगर कोई डाउट आपको होता है रिलेटेड दिस टेंस, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू यूज योर कमेंट बॉक्स बिलो डाउन। ओके, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज इस सीरीज के अंदर हम लोग जो कि टेंस को स्टार्ट कर रखा है और फ्यूचर सिंपल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था, उसी सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। और आज हम बात करेंगे फ्यूचर के सेकंड टाइप की, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। तो आज हमारा जो टेंस रहेगा वो रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक नाम और होता है, अब तक आपको मालूम चल गया होगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। क्या नाम होता है इसका? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, और हर टेंस की तरीके से इस टेंस के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की और समझने की कि सर रिलेटेड टेंस के अंदर हमारे पास में कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में आनी है और उसी टेंस के अंदर हम लोग कौन सी मेन वर्ब को काम में लेने वाले हैं। हम लोग यही काम करते हुए आ रहे हैं पिछले काफी दिनों से, क्योंकि हम लोगों ने टेंस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। और टेंस का मतलब एक ही होता है, टू नो योर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, बिकॉज tense is what? Tense tells the relation between helping verb and main verb, and in English language helping verb denotes your time and main verb denotes your action. Okay, so you can also say that sir tense tells the relation between time and action, or you can also say that sir tense tells the relation between helping verb and main verb. तो आज हम कोशिश करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को डिस्कस करने का। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो हम कोशिश करेंगे जितने भी इसके डाउट्स बन सकते हैं एक वीडियो के अंदर उसको एक साथ में दूर कर दिया जाए। ठीक है, आइए देखिएगा। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे उन्हीं पैटर्न की तरफ से। सबसे पहले हम लोग काम में ले रहे हैं कौन सा? पॉजिटिव पैटर्न। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव पैटर्न, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अंत में इसका इंटरोगेटिव पैटर्न। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कैसे काम करता है ये टेंस। पॉजिटिव पैटर्न के अंदर हम लोग सबसे पहले शुरुआत में रखेंगे किसको? सब्जेक्ट को। उसके बाद में क्योंकि हमारे पास वर्ब इस पूरे टेंस की एक ही होती है, विल या शैल, उसको यूज में ले लेंगे।
फिर बी की बेस फॉर्म हमारे पास में आएगी, और उसके बाद में हम किसको काम में ले लेंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को काम में ले लेंगे, और अंत में क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्योंकि टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आनी ही आनी वाली है, क्योंकि ये आपका आईएनजी फॉर्म होता है, जिरंड फॉर्म बोलते हो, यस और नो। और यहाँ पर विल और शैल हमारे पास वर्ब हो गई, इस वर्ब के साथ में हमने बेसिक फॉर्म जो होती है बी की, है ना, अगर आपको याद हो प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बी, उसको हमने काम में लिया यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। अब इसका बनाना हमारे को नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबको इजीली मालूम है चीजें कि सर हमारे को अच्छे से पता है कि सर सबसे पहले नोट लगाएंगे नंबर 3rd पोजीशन पे। नोट के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो रिलेटेड टेंस के अंदर आ रही है। उसके बाद नोट की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बी को उसके आगे रखेंगे। क्यों, क्योंकि नोट की प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में होती है उसके बीच में लगूंगा मैं, यस और नो, तो इसलिए हमने नोट को बीच में लगाया। उसके बाद हम लोग सेम जो पैटर्न हमारे पास में होता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसको यूज करते हैं, एंड लास्ट में हम लोग किसको काम में लेते हैं, ऑब्जेक्ट को काम में लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास में पॉजिटिव पैटर्न, ये बन गया हमारे पास में नेगेटिव पैटर्न। एंड उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव पैटर्न की। तो इंटरोगेटिव पैटर्न वही आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते ही आपका क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव पैटर्न बन जाएगा। कैसे, जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है रिलेटेड टेंस के अंदर, उसको सबसे पहले पुट कर लीजिए विल और शैल। उसके बाद में सब्जेक्ट को नंबर 2nd प्लेस पे लेके चले जाइए, सब्जेक्ट। फिर नोट का यूज करना नहीं है, बिकॉज सेंटेंस हमारे पास सिर्फ इंटरोगेटिव है। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो भी हम यूज करते हैं नोट का, अदरवाइज आप डायरेक्ट चलेंगे आगे। बी का यूज करते हुए आप जो है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और सबसे अंत में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे या क्या लगाएंगे, अदर वर्ड्स, और सबसे आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा पैटर्न किसके बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है और मेन वर्ब चेक करनी है। तो देखो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में होती है वो विल शैल नहीं होती है, विल शैल बी होती है। क्या होती है, विल शैल बी। बिकॉज प्रीवियस वीडियो जो हमने फ्यूचर सिंपल के ऊपर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर सिंपल की वर्ब कौन सी होती है, विल शैल होती है। यहां पर विल और शैल के साथ में हमें क्या यूज करना है, बी यूज करना है। और बी कहां से जनरेट होता है, इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है, तो बी आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, जो आपका डू बी हैव जो बनते हैं उसमें आपका बेस फॉर्म बनता है। ठीक है, तो ये आपका बी जो है वहां से लिया गया है, और उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बिकॉज आपका टेंस कैसा है, प्रोग्रेसिव टेंस है, या तो फिर टेंस कैसा है आपका कंटिन्यूअस टेंस है, इस वजह से ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिया गया। फिर नेगेटिव बनाने के लिए हमने नोट का यूज किया, वही 3 प्रॉपर्टी नोट की याद रखिएगा। नोट हमेशा नंबर 3 पे आएगा, नोट अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा, और अगर 2 हेल्पिंग वर्ब साथ में है तो उनके बीच में लगेगा। ठीक है, आई होप दैट यू गेट ऑल द पैरामीटर्स क्लियरली। ओके, नंबर 3rd पे आइए। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव बनाने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आने वाली टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लेके चले जाइए, फिर सब्जेक्ट को पुट अप कर दीजिए, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो उम्मीद करता हूं अब तक जो है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट या कंसेप्ट नंबर 2। ठीक है, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको अच्छे से मालूम है कि हम लोग किस प्रकार से अपना पैटर्न फॉलो करते हैं, किस प्रकार से अपनी अप्रोच जो वीडियो के अंदर होती है उसको फॉलो करते हैं। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहली बात तो यही कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको इंग्लिश से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो चीज है आपको टाइम टू टाइम अपडेट के रूप में मिलते रहे। अदरवाइज अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइएगा, सो दैट आपको एहसास हो इस चीज का कि हम लोगों के पास में कौन सी अप्रोच होती है और किस तरीके से हम लोग किसी टेंस को पढ़ते टाइम पर उस अप्रोच को लेते हुए साथ में चलते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। कंसेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है कि सेंटेंस में आने वाली, या मैं ये कहूं कि टेंस में आने वाली जो हमारे पास में वर्ब्स होती है, कौन सी, विल और शैल बी। ये जो हमारे पास पर्टिकुलर टेंस की वर्ब होती है ये किसके साथ में कैसे आएंगी, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में विल भी आएगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ में शैल भी आएगा। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं यहां पर लिखना शुरू करूं कि सर हमारे पास में कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो देखिएगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट है सारे के सारे। और हमें ये चेक करना है कि किन के साथ में जो है विल भी आएगा और किसके साथ में शैल भी आएगा। तो नियम कुछ इस प्रकार से बनता है, ध्यान से देखेंगे कि जो भी हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उनके साथ में तो आएगी सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और जो भी हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ में आएगी प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। ये तो है आपका गोल्डन रूल। ओके, ये तो है आपका गोल्डन रूल। बट यहां पर जो है सीन थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो ये होता है कि आप फर्स्ट पर्सन के साथ में, किसके साथ में, फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल बी का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, शैल बी का यूज करोगे। और सेकंड और जो आपके पास थर्ड पर्सन होता है उसके साथ में आप किसका यूज करोगे,
विल बी का यूज करोगे। ये है यहाँ पे आपके काम की चीजें, देखना थोड़ा ध्यान से, मैं समझा देता हूं। नॉर्मल सीक्वेंस में क्या होता है, नॉर्मल टेंसेस में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, क्लियर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अवर फ्यूचर टेंस ना, कंप्लीट फ्यूचर टेंस, वेदर इट इज योर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। जब फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पर याद रखना शेल बी जो है, शेल या शेल बी या शेल हैव और शेल हैव बीन, मैं चारों टेंस की एक साथ में बताता हूं आपको, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ में आएगी। और फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है हमारे पास में, तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हमेशा शेल बी का यूज करेंगे इस पर्टिकुलर टेंस के लिए, ओके। और जो रिमेनिंग हमारे पास पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये देखिए ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमारे पास में है, इनमें हम किसका यूज करेंगे, तो विल बी का यूज करेंगे। और ये जो हम अप्लाई करेंगे रूल, वो हम अप्लाई करेंगे नॉर्मल फ्यूचर एक्टिविटीज के अंदर, ओके। नॉर्मल जो हमारे पास में फ्यूचर स्टेटमेंट्स होते हैं वहां पे हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास में किसी भी फ्यूचर स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रॉमिस है, थ्रेट है या कोई डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन, देखो मैं लिखता हूं थोड़ा सा, अगर किसी भी फ्यूचर स्टेटमेंट में एंड स्पेशली फ्यूचर प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट में प्रॉमिस आ रहा है, थ्रेट है या तो क्या है, डिटर्मिनेशन है, क्या है, डिटर्मिनेशन है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या करोगे आप लोग, सबके साथ में, किसके साथ में, सबके साथ में, चाहो तो विल बी का यूज कर सकते हो और चाहो तो किसका यूज कर सकते हो, शेल बी का यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। मैंने 3 अलग अलग पैटर्न्स आपको बता दिए हैं। ये पैटर्न तो यूनिवर्सल है, ये तो हर जगह काम करेगा, हर टेंस में काम करेगा, प्रेजेंट में काम करेगा, पास्ट में काम करेगा, फ्यूचर में भी काम कर रहा है, इसको तो यूनिवर्सली अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये चीज यहां पर अप्लाई नहीं होने वाली है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर टेंस को हमने बहुत बारीकी से पढ़ा था अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर, वेरी फर्स्ट वीडियो फ्यूचर टेंस के बारे में, कि सर फ्यूचर टेंस जैसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यहां पर 2 लॉबी बन जाती है, इंग्लिश जो आपका अमेरिकन इंग्लिश है वो क्या मानता है, और जो आपकी ट्रेडिशनल इंग्लिश है वो क्या मानती है। इस वजह से हमारे पास में 2 पैटर्न और देखने को मिले, और वो 2 पैटर्न ये बोलते हैं कि अगर तो आपका कोई भी फ्यूचर हो, आपका फ्यूचर मींस की कोई भी फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी फ्यूचर का टाइप हो, अगर तो सेंटेंस नॉर्मल फ्यूचर में है, नॉर्मल इंडिकेशन में जा रहा है, जैसे मैं वहां जाऊंगा तो ये मेरा नॉर्मल स्टेटमेंट है, ओके। जब नॉर्मल फ्यूचर स्टेटमेंट होगा तो आपको इस प्रकार के जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जहां पर फर्स्ट पर्सन होगा उसके साथ में आपको हमेशा शेल का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, शेल का यूज करना पड़ेगा। और क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, तो हमने शेल के साथ में बी का यूज कर लेना है, क्लियर। अगर आपके पास सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है तो आप किसका यूज करोगे, विल के साथ यूज करोगे, और विल के साथ में आप किसको लेके जाओगे, बी को लेके जाओगे जब आप बात करोगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की, ठीक है। लेकिन अगर एक छोटा सा इसमें पेज फंसता है, एक्सेप्शन ये फंसती है कि इसमें वैरायटी ये बनती है कि अगर कोई भी आपका फ्यूचर का टेंस जो आपको डिनोट करता है किसी भी प्रॉमिस को, थ्रेट को या डिटर्मिनेशन को, अगर किसी भी फ्यूचर के स्टेटमेंट में आपको प्रॉमिस नजर आए, थ्रेट नजर आए, डिटर्मिनेशन नजर आए, तो ये टेंशन मत करना कि सर वो फ्यूचर का कौन सा सब कैटेगरी है, चाहे वो परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिंपल हो या कंटिन्यूअस हो आपका, ठीक है। आप उनके अंदर विल बी का भी यूज कर सकते हो और शेल बी का भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। यहां पर कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, यहां पर आप आराम से अपना यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा कंसेप्ट नंबर 2 कि सर कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी सिचुएशन के अंदर हम लोग किस प्रकार की वर्ब का यूज करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे और थोड़ी सी चीजें और देखते हैं, ठीक है। इस टेंस के बारे में देखिएगा। अब एक वही पुरानी चीज हमारे पास में जो आई है वो क्या है, वो ये है कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये बोलता है कि जो भी हमारे पास में डायनेमिक वर्ब्स होती हैं, कौन सी वर्ब्स होती हैं, डायनेमिक वर्ब्स हमारे पास में होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टेंस में काम में लेंगे। डायनेमिक वर्ब्स मतलब कि वो सारी की सारी वर्ब्स जो आपकी डायनेमिक है, जो स्टेटिव नहीं है, जिसमें डूअर कोई एक्शन करता हुआ सामने नजर आता है, प्रत्यक्ष नजर आता है कि हाँ डूअर ने एक्शन किया है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना क्या है, मेरा एक एक्शन है, लेकिन वो कौन सा एक्शन हुआ, तो डायनेमिक एक्शन हुआ। इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको जानता हूं। अब जानना कहां है, जानना कहां है, कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब कुछ वर्ब्स हमारे पास में कैसी होती हैं, तो कुछ वर्ब्स हमारे पास में होती हैं स्टेटिव वर्ब्स। कैसी वर्ब्स होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखना शुरू करूं, मैंने लिखा आइडेंटिफाई, मैंने लिखा नो, मैंने लिखा लाइक, ठीक है, मैंने लिखा सी, मैंने लिखा लव, और ऐसे आप बहुत सारी बड़ी लिस्ट है जिसको आप बना सकते हो, ठीक है। ETC लिख देता हूं, काम चल जाएगा। अगर डायनेमिक वर्ब्स की बात करूं तो डायनेमिक वर्ब्स के भी बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास बन सकते हैं, जैसे रन हो गया, प्ले हो गया, ईट हो गया, टीच हो गया,
स्टडी हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास में बन सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि टेंस आपका कोई सा भी हो, प्रेजेंट के 4 बताए, पास्ट के 4 बताए और फ्यूचर के 4 हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना, जिसमें हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं। अगर 12 टेंसेस में किसी भी टेंसेस के नाम में कंटिन्यूअस आता है, कंटिन्यूअस आता है, इसका मतलब उस प्रॉपर केस के अंदर, उस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग हमेशा डायनेमिक वर्ब्स का यूज करते हैं। कौन सी वर्ब्स का यूज करते हैं? डायनेमिक वर्ब्स का यूज करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स को काम में नहीं लेते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 होता है, इसको याद रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए आई विल प्ले चलेगा, आई विल रन चलेगा, आई विल ईट चलेगा, आई विल टीच चलेगा, आई विल स्टडी चलेगा। लेकिन आई विल आइडेंटिफाई या आई विल आइडेंटिफाइंग, ओके, आई विल नोइंग, आई विल बी नोइंग, आई लाइक बी, आई विल बी लाइकिंग, ओके, आई विल बी सीइंग, आई विल बी लविंग और आई विल बी हेटिंग। बिकॉज हम प्रोग्रेसिव की बात करें तो आईएनजी लगेगा, तो यहां पर आईएनजी इनमें हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स के अंदर कभी भी आईएनजी फॉर्मेशन नहीं होता है। मैं रिपीट करवा देता हूं फटाफट से एक बार। स्टेटिव वर्ब्स के अंदर कभी भी जो है वो आईएनजी फॉर्मेशन रिपीट नहीं होता है, उसका आईएनजी फॉर्मेशन नहीं बनता है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक जो वर्ब्स हमारे पास में होती है उन्हीं का आईएनजी वर्जन बनता है। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब इस टेंस में ज्यादा कुछ बचा नहीं है पढ़ने को और पढ़ाने को, क्योंकि बहुत ही कम जो है चांसेस है एग्जाम के अंदर आने के, चाहे वो आपका बेसिक लेवल हो, चाहे वो आपका एकेडमिक लेवल हो, चाहे वो आपका एडवांस लेवल हो। बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल पे लेके चलता हूं, और जो डाउट्स अगर फिर भी आपके रह जाए तो आप हमेशा तैयार रहें अपना कमेंट बॉक्स यूज करने के लिए। ओके, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फटाफट से। हाँ जी, देखिएगा, दो एग्जांपल लिए हैं और दो एग्जांपल के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं समझने की कि सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहां पे काम में आता है। पहला, शी प्ले देयर टुमारो एट दिस टाइम। कल इस समय, कल इस समय वो क्या कर रही होगी? खेल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे शी के साथ में? शी के साथ में हम लोग, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो हम लोग यूज करेंगे शी विल बी, शी विल बी, और फिर हम यूज करेंगे प्लेइंग। क्या यूज करेंगे? प्लेइंग यूज करेंगे। ठीक है, तो शी विल बी प्लेइंग देयर, शी विल बी प्लेइंग देयर टुमारो एट दिस टाइम। कल इस समय वो वहां पर खेल रही होगी। ओके, याद रखिएगा, इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा फॉर्मेशन। शी विल बी, प्ले के अंदर आईएनजी ऐड करो, प्लेइंग देयर टुमारो एट दिस टाइम। कल इस समय पर वो वहां पर खेल रही होगी। आओ नेक्स्ट पे। मोहित स्टडी इंग्लिश टुनाइट व्हेन आई गो टू हिज हाउस। व्हेन मानी जब, आई गो टू हिज हाउस जब मैं उसके घर जाता हूं, जब मैं उसके घर जाता हूं तो मोहित मुझे इंग्लिश पढ़ते हुए मिलेगा आज रात को, है ना। या मैं ये कहना चाहूं कि सर जब मैं सॉरी मोहित मुझे इंग्लिश पढ़ता हुआ मिलेगा, या मोहित इंग्लिश पढ़ रहा होगा जब मैं उसके घर जाऊंगा। यहां पर याद रखना, व्हेन आई गो टू हिज हाउस का मतलब जब मैं उसके घर जाऊंगा, जब मैं उसके घर जाऊंगा कल। ठीक है, व्हेन आई गो टू हिज हाउस टुमारो, आप ऐसे भी लिख सकते हो टुमारो, ठीक है, या टू नाइट भी लिख सकते हो, क्योंकि टू नाइट का ही बात है यहाँ पे, है ना। तो व्हेन आई गो टू हिज हाउस टुनाइट, जब मैं आज उसके घर पे शाम को जाऊंगा तो मोहित मुझे इस टाइम पर क्या करता हुआ मिलेगा? इस टाइम मतलब आज रात को क्या करता हुआ मिलेगा? मोहित स्टडी करता हुआ मिलेगा। ठीक है, कर रहा होगा, कर रहा होगा, इस वजह से क्या लगाएंगे हम लोग मोहित के साथ में? विल बी स्टडिंग। क्या लगाएंगे? विल बी स्टडिंग लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो रिलेटेड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझ में आया होगा। ज्यादा इसके अंदर कुछ चीजें है नहीं, समझने और समझाने के लिए बहुत सिंपल सा एक आपका टेंस बनता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स याद रखने हैं। ज्यादा सवाल यहाँ से बनते नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं है। जिन टेंसेस के ऊपर काम करने की जरूरत थी, जहां पर नेसेसिटी थी, मैंने बिल्कुल उनमें टाइम लेके आपको समझाया है। एक एक घंटे का, मोर देन 1 आवर से आपको मैंने वो पर्टिकुलर एक टेंस आपको समझाने की कोशिश की है और हर एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि ये टेंस इतना ही है, ज्यादा इसमें चीजें आती नहीं है, तो आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपका इस टेंस के रिगार्डिंग रह जाता है, या कोई प्रॉब्लम अगर आपको समझने में हुई हो, तो प्लीज आप हमेशा अपने कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आप कमेंट बॉक्स का यूज करेंगे, कुछ क्वेरी डालेंगे, कुछ आपके डाउट्स डालेंगे, मैं कोशिश करूंगा उन क्वेरीज और उन डाउट्स को सॉल्व करने की एज सुन एज पॉसिबल। बट टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक्स लॉट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन।
परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। टेंस की सीरीज को हमने शुरू किया हुआ है और अब तक हम लोगों ने 10 टेंस पूरे देख लिए हैं। अंतिम 2 रूप के जो हमारे पास टेंस बचते हैं वो रहे हुए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकंड लास्ट टेंस जो हमारे पास में होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसको देखेंगे। एंड आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग बात करेंगे द लास्ट टेंस ऑफ आवर लैंग्वेज दैट इज नोन टू बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज ये सारा का सारा वीडियो डिपेंड रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। किस पे रहेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर रहेगा। प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द योर प्रीवियस टेंसेस पड़े हुए हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट के रूप में। तो अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज गो एंड वॉच ऑल दैट पर्टिकुलर टेंस रिगार्डिंग वीडियोस एंड देन कम टू दिस वीडियो। ओके, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, इट ऑलवेज टू यू। ओके, आइए देखते हैं फटाफट से। तो आज हमारे पास सेकंड लास्ट टेंस रहेगा, जो कि 11th नंबर का टेंस हमारे पास में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस तक हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। काफी दिनों बाद में जो है वो वीडियो शूट कर रहा हूं, तो एक ब्रेक आ गया था बीच में, बट अब से आपको वीडियोस लगातार नॉर्मल डेली बेसिस के ऊपर मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वही हमारी बात जहां से हम लोग शुरू करते हैं, वही हमारा फॉर्मेट जहां से हम लोग पढ़ते हैं क्या कि सर ये तो एक टेंस है, और क्योंकि ये एक टेंस है इसका मतलब, टेंस का मतलब ही क्या होता है? द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ टेंस। याद रखिएगा, नहीं देखा तो प्लीज देख के आइएगा फटाफट से। टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था टेंस इज द कॉम्बिनेशन, और टेंस टेल्स द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। ओके, तो वही चीज मैं यहां पर लिखने की शुरुआत कर रहा हूं कि टेंस हम पढ़ रहे हैं, लेकिन टेंस के अंदर हमें एक्चुअल के अंदर पढ़ना क्या क्या होता है? तो टेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब पढ़नी होती है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही साथ में हमें क्या पढ़ना होता है? हमें मेन वर्ब पढ़नी होती है। या मैं ये कहूं कि सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच के अंदर जो संबंध बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने 10 ऐसे संबंध को देख लिए हैं, हम लोग ऐसे 10 रिलेशन को देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं 11th नंबर के टेंस की, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो यहां पर मैं ये सारी बात बोल सकता हूं। अगर आपने ध्यान से देखा हो, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो चैनल के ऊपर, तो आपको ये बात पता है कि सर हेल्पिंग वर्ब डिनोट करता है किसको? हेल्पिंग वर्ब डिनोट करता है टाइम को। ओके, और वहीं पर मेन वर्ब डिनोट करता है किसको? एक्शन को। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बहुत ही बेसिक वीडियो के अंदर बता रखी है आपको, फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर। आइए आगे चलते हैं फटाफट से। तो वही हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? कंसेप्ट नंबर 1। ओके, और कंसेप्ट नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वही पैटर्न्स हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न हमारे पास बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस का। किसका बनेगा? पॉजिटिव सेंटेंस का बनेगा। सेकेंड पैटर्न जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है आपको। और थर्ड हमारे पास जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा? तो वो बनेगा सर इंटरोगेटिव का। किसका बनेगा? इंटरोगेटिव का। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत और उसका एंड एक जैसा ही होता है। शुरुआत और अंत एक जैसा ही होता है। इसका मतलब सर शुरू के अंदर क्या आएगा? शुरू के अंदर सब्जेक्ट आएगा, और अंत में क्या नजर आएगा? अंत में आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसी चीज को यहां पर प्लेस कर देते हैं। शुरुआत में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और अंत किससे होगा? अंत आपका होगा ऑब्जेक्ट से, आपका नहीं होगा, सेंटेंस का होगा। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है? अब हमें बस मसाला भरना है। मसाला क्या? हेल्पिंग वर्ब पुटअप करनी है और मेन वर्ब पुटअप करनी है। टेंस याद करने का सबसे बेसिक तरीका एक ही है, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद कर लो, क्योंकि टेंस वही है। अक्सर बच्चे प्रीवियस क्लासेस के अंदर या जो आपकी जो प्राइमरी क्लासेस होती है वहां पर टेंशन लेते हैं रिगार्डिंग टेंस। टेंस को लेके टेंशन में रहते हैं कि सर टेंस कैसे याद करें। टेंस याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, पैटर्न याद मत करो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद कर लो कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब है। तो चेक करना जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब कौन सी काम में आएगी हमारे पास में? विल हैव। कौन सी आएगी? विल हैव। और आप कह सकते हैं क्या सर? शैल हैव। क्या आएगा? विल हैव और शैल हैव। और क्योंकि ये फ्यूचर का थर्ड नंबर का टेंस है, इसलिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये थर्ड फॉर्म आने का तरीका, याद रखने का तरीका, सारी बातें कर चुका हूं, एक बार सारे प्रीवियस वीडियोस देख लेना, रिगार्डिंग टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ नेगेटिव में। नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगाना है? नोट लगाना है। नोट की खास बातें बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 10 टेंस पढ़ लिए हैं, 11th पे पहुंच गए हैं, तो अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नोट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले विल को लेके चलेंगे, इसी तरीके से दूसरी जो इसकी ऑल्टरनेट हेल्पिंग वर्ब है शैल को लेके चलेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में लगाएंगे नोट को, और उसके बाद क्या लेके चलेंगे? हैव को लेके चलेंगे, और फिर साथ में क्या? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म लेके चलेंगे। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? तो सेंटेंस क्या बना या सेंटेंस का पैटर्न क्या बना मेरे पास में? सेंटेंस का पैटर्न अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शेल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल और शेल और हैव के बीच में नोट लगेगा और थर्ड फॉर्म आएगी। अभी हम सिर्फ पैटर्न बना रहे हैं, डू नॉट वरी, मैं सारी चीज आपको वन बाय वन समझाऊंगा, बट बी पेशेंट। ओके, तीसरी बात, हमें क्या बनाना है? इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बनाना है। अब इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं आपको बता चुका हूं बार बार पुराने वीडियोस के अंदर, दोबारा बता रहा हूं। जो भी हेल्पिंग वर्ब है गिवन टेंस की, गिवन टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में ले जाओ, सब्जेक्ट को नंबर 2 पे ले जाओ, या तो ये कर लो या एक काम करो ना, सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे मैथ्स में करवाते हो कि नहीं करवाते हो? तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो समझ में आया कि सर विल और शैल तो शुरू में आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरे पास सब्जेक्ट। नोट का मैं यूज करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास सेंटेंस के साथ सिर्फ इंटरोगेटिव है। हाँ, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ में नेगेटिव होगा तो भी मैं नोट का यूज कर लूंगा, लेकिन नेगेटिव तो नहीं है तो मैंने नोट को छोड़ा। उसके बाद में मैं गया हैव के साथ में, और हैव के साथ में जाने के बाद में मैंने जो भी मेरा सेंटेंस का पैटर्न था, है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसको ऐसा कैसा पुटअप किया। और लास्ट में क्या नहीं लगाना भूलूंगा मैं? क्वेश्चनेटिव मार्क लगाना नहीं भूलूंगा, इंटरोगेटिव मार्क लगाना नहीं भूलूंगा, बिकॉज हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन कौन से का कर रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस का कर रहे हैं। तो फटाफट से एक बार चेक करो या आपको तीनों पैटर्न समझ में आए कि नहीं आए। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, ये सब कुछ बताऊंगा, कहां यूज लेते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या एडजेक्टिव्स आते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, सब बताऊंगा, एग्जांपल डिस्कस करेंगे, बट पहले धीरे धीरे आराम से, है ना, अच्छे से समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस का मीनिंग ही क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब होता है। अब सबसे पहले किसी भी टेंस के हमें पैटर्न्स मालूम होने चाहिए, तो पैटर्न हमारे पास में बेसिकली मैंने तीन पैटर्न आपको समझाया है। मैं चाहता तो यहाँ पे फोर्थ पैटर्न एक और बना लेता, इंटरोगेटिव नेगेटिव का, लेकिन बिना मतलब में परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अगर इंटरोगेटिव समझ में आ रहा है इसका मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव पैटर्न ऑफ ऑल्सो, ओके ना, नेगेटिव वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो। क्लियर? सो देखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट, एंडिंग विद ऑब्जेक्ट, है ना, एंड बीच में क्या करेंगे? बीच में हम स्टफिंग करेंगे, मसाला भरेंगे, किसका? हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। तो ये तो हुई हेल्पिंग वर्ब, ये हुई मेन वर्ब। क्या क्या है एक बार याद कर लो। विल और शेल तो चला ही आ रहा है फ्यूचर के साथ साथ में, यस और नो? भाई हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ रहे हैं तो विल और शेल तो चिपक गया, ये समझ लो। हालांकि फ्यूचर टेंस डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, ये बता चुका हूं मैं फ्यूचर टेंस की शुरुआत में, बट फिर भी बता देता हूं यहां पर दोबारा से एक बार कि फ्यूचर टेंस होता नहीं है, लेकिन चलो मान लिया एकेडमिक रूप में हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो विल और शेल साथ में, क्योंकि ये परफेक्ट है। क्या है ये? परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब हैव आएगा। हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म होती है बी की। किसकी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है बी की। अब ये बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म कैसे हुई, उसके लिए गो टू योर प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस चैनल, ओके, एंड देन कम बैक, ओके, आइएगा। तो विल हैव, शेल हैव देखा, फिर क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का थर्ड नंबर का टेंस है और तीन टेंस हमारे पास में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों के तीसरे वाले टेंस में, तीनों में तीसरे वाला जो टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उनमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। नोट की प्रॉपर्टी बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं है, लगे हद। नोट, एन ओ टी, तीन लेटर है, तीन खास बातें हैं। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, अकेला नहीं आएगा। हाँ, नोट के भाई आ सकते हैं, नेवर और नो आ सकता है, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, बट हम स्पेसिफिकली बात करें नोट की, तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा। नोट हमेशा नंबर थर्ड पोजीशन लेगा, स्पेशली नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। And at very last, the third and very last property of not, that not always comes in the middle of two helping verbs. बात समझ में आई? नोट हमेशा पट्टे में टांग लगाएगा, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। देखो विल हैव, शेल हैव थी ना प्रॉपर्टी हमारे पास में नोट की, सॉरी हेल्पिंग वर्ब की, तो विल हैव को तोड़ के, शेल हैव को तोड़ के बीच में कौन लगा? नोट लगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की, देखिएगा ध्यान से। कंसेप्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम करते कहां है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां काम में आता है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, है ना, कि कार्य कहां काम में आता है, या मैं यूं कहूं कि इसके यूजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस पढ़ने के लिए आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं समझने की और समझाने की। मानो सर ये क्या है? टाइमलाइन है, ठीक है जी, मान लिया सर। ये मानो आपका नाउ
प्रेजेंट मोमेंट जहां पे आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो, मैं दिखा रहा हूं, यस और नो, आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं। इस प्रेजेंट मोमेंट के पीछे आने वाला सारा का सारा जो टाइम फ्रेगमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक, पास्ट रहेगा। नाउ के बाद, प्रेजेंट मोमेंट के बाद आने वाला वो पल, वो वक्त, वो समय, वो काल, वो टाइम जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई भी इंसान, उसको हम बोलते हैं क्या? फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। यहां तक चीजें ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट मान लेते हैं, क्या है? 1 जनवरी 2025, 1 Jan 2025। एग्जाम्पल ले रहा हूं, रैंडम एग्जाम्पल लिया है, तो मान लिया आज आप 1 जनवरी 2025 पे हो, और आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो इस टाइम पे? आप पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले नेक्स्ट 1 जनवरी 2026 के दिन आप इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 1 साल बाद इसी टाइम पर, इसी समय पर, 1 जनवरी 2026 को आप क्या कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि सर, आप जो भी क्लास के अंदर हैं, जिस भी क्लास में आप हैं, जिस भी कैटेगरी में आप हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं, क्लासिंग कर रहे हैं, है ना, या एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर, आज से जस्ट 1 साल बाद, आज के दिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होऊंगा। आज से अगले 1 साल तक, 1 जनवरी 2026 के दिन तक मैं पूरा 1 साल कंप्लीट क्योंकि कर रहा हूं, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होऊंगा। बताओ, बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मानो पास्ट के अंदर आप 1 जनवरी 2020 से जयपुर में रह रहे हो। मान लो एग्जांपल के लिए, हाइपोथेटिकली कंडीशन है, 1 जनवरी 2020 से आप जयपुर में रह रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आज से, क्योंकि हम तो अभी जी रहे हैं प्रेजेंट में, पास्ट में कैसे जा सकते हैं? पास्ट में नहीं जा सकते ना, हमें तो इंफॉर्मेशन मालूम है रिगार्डिंग पास्ट। तो मैं कहूंगा कि आज से अगले 1 साल के बाद आपको सीकर में रहते हुए कितना टाइम हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे कि सर, 2026 तक मैं सीकर में अपने 6 साल पूरे कर चुका होऊंगा। सही है, सुनो, 2020 से रहना शुरू किया, 2026 तक का टाइमलाइन को मैंने देखा है आपको। आपने क्या किया? आपने 1 साल का निकाला और आपने सोच के बताया कि सर, 1 साल के अंदर मैं कहीं जाने वाला तो हूं नहीं, जयपुर में ही हूं, तो मैं इस 1 साल से लास्ट तक, यहां तक 1 जनवरी 2026 तक मैं 6 साल मेरे कंप्लीट कर चुका होऊंगा। इसका मतलब कुछ समझ में आया क्या आपको? इसका मतलब यह है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां यूज आता है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहां यूज आता है जहां पर हम फ्यूचर में कोई एक्शन पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम तक पूरा होने की बात करते हैं। Should I repeat for you? I will repeat for you. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब फ्यूचर के अंदर गिवन पर्टिकुलर टाइम तक हम किसी एक्शन को पूरा कर चुके होने की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात आराम से समझ में आ गई होगी। Nobody will ask you ever the definition of that particular tense, so do not worry about that. Just try to understand the uses of this tense. क्लियर है? बात समझ में आ गई आराम से, कोई इश्यू नहीं है। ये इसका एक यूजेस बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूजेस है, ठीक है? बाकी इसके ज्यादा यूजेस है नहीं हमारे पास में। आते हैं आगे और कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है? देखिएगा थोड़ा ध्यान से। कंसेप्ट नंबर 3 हमारे पास में ये है कि सर, अगर आपने ध्यान से देखा हो इसके पैटर्न को, देखो मैं लिखूं पहले अच्छे से, कि कंसेप्ट नंबर 3 बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास में आई है इस पर्टिकुलर टेंस की, जो क्या है हमारे पास में, जो है विल हैव, और एक हमारे पास में क्या है? शैल है। सर, दो हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब कुछ सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? विल हैव आएगा, और कुछ सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? शैल हैव आएगा। यस और नो? ठीक है, कुछ सब्जेक्ट के साथ में विल हैव आएगा, कुछ के साथ में शैल हैव आएगा। किसके साथ में विल हैव आएगा, किसके साथ में शैल हैव आएगा? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग ना। हाँ, समझो। अब नॉर्मली तो मैं ये कह सकता हूं कि सर, आज के जमाने के अंदर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर तो जो है, आप एक काम करो, विल हैव को यूज कर लो या शैल हैव को यूज कर लो, इट डजंट मैटर। ऐसे भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप चाहो तो विल हैव को यूज करो, आप चाहो तो शैल हैव को यूज करो, आप चाहो तो सिर्फ विल हैव को यूज कर लो विद ऑल द सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट्स आपके ये रहे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और एनी काइंड ऑफ नेम। ये रहे आपके 8 सब्जेक्ट। ध्यान से देखो, ये 7 तो क्या है? पर्सन है ना, पर्सनल प्रोनाउन है, और 8वां सब्जेक्ट है आपका। तो इनके साथ में या तो आप विल हैव का यूज कर लो, या आप चाहो तो किसका यूज कर लो?
शेल हैव का। देखो विल हैव और शेल हैव का यूज कहां करेंगे हम वो पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये रास्ता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, बता चुका हूं बहुत अच्छे से विस्तार के साथ में। तो आप फ्री हो, विल हैव का यूज भी कर सकते हो और शेल हैव का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक ना, देन यू कैन डू दिस। क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, विल हैव का आप सिर्फ यूज करोगे किसके साथ में, और शेल हैव का आप यूज करोगे सिर्फ किसके साथ में। तो देखना, शेल हैव का यूज आप करोगे आई और वी के साथ में। किसके साथ में, वी के साथ में। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आपके बच गए, क्या बच गए आपके पास में, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच गए। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से बच गए आपके पास में, सर आपका सेकंड पर्सन बच गया, और आपका कौन सा पर्सन बच गया, थर्ड पर्सन बच गया। ठीक है, सेकंड पर्सन बच गया, थर्ड पर्सन, और आई और वी क्या होता है, तो आई और वी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। ये आपका कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो अगर आपको स्पेसिफिक ही होना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल हैव का यूज कर लो, और फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल हैव का यूज कर लो। आई और वी के साथ में शेल हैव लगा दो, बाकी सबके साथ में क्या लगा दो, विल हैव लगा दो। इट ऑलवेज अप टू यू दैट व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके ना, इट्स ऑलवेज अप टू यू। क्लियर? इफ यू वांट टू use them freely, then you can use them freely. Okay, otherwise if you want to be specific with the helping verbs, then you can be specific with the helping verbs. Okay, and there when you find the second person and the third person as your subjective case, then you can use your will have, and otherwise you can go with your shall have with the first person. ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या बोलता है, कि क्योंकि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स थी, तो हमारे पास ये समझना जरूरी था कि सर हम किसका यूज किसके साथ में करेंगे। तो आपके पास दो रास्ते हैं, अगर आप फ्रीली जाना चाहते हैं बिना किसी लोड के, बिना किसी टेंशन के, तो आप विल हैव और शेल हैव किसी में से भी यूज कर सकते हो, किसी का भी। अगर आप स्पेसिफिक रहना चाहते हो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल हैव का यूज करो, और रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास बच गए उनके साथ में क्या लगा दो, विल हैव लगा दो। और उसके बाद में हम किसका यूज कर लेते हैं, तो आपको पता है विल हैव के बाद में और शेल हैव के बाद में हम लोग यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। किसका यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बताओ क्लियर है? आओ सर आगे चलते हैं कंसेप्ट नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान से। हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी, इस टेंस की कंसेप्ट नंबर 4। और कंसेप्ट नंबर 4 क्या है, कीवर्ड्स। क्या है, कीवर्ड्स, या जिसको आप क्या बोलते हो, आइडेंटिफिकेशन। क्या बोल देते हो, आइडेंटिफिकेशन। क्या बोल देते हो, आइडेंटिफिकेशन बोल देते हो, या आप क्या बोल देते हो, एडजेक्टिव्स बोल देते हो। ठीक है ना, कि सर कुछ ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स हो सकते हैं क्या, जिनको देख के हम पता लगा लेंगे कि इस टेंस के अंदर तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्या आ सकता है, ये वाला टेंस आ सकता है। तो बिल्कुल हमारे पास में एक ऐसा वर्ड मीनिंग है, एक कौन सा है वो, बाई प्लस टाइम। क्या है, बाई प्लस टाइम। अगर गिवन स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में आपको बाई के साथ में कोई टाइम पीरियड दे दिया, बाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से लेके दिसंबर, नवंबर, दिसंबर तक। ठीक है, बाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बाई 2015, कुछ भी आपको दे दिया, बाई 2 आवर्स, ठीक है, बाई 6 आवर्स, कुछ भी आपको दे दिया बाई के साथ में, तो मान के चलना श्योर वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट किसका यूज करना है, 99.99% केसेस के अंदर। 0.1% केस को हम आगे रख लेते हैं नेक्स्ट टेंस के लिए, बट अदरवाइज आप किसके साथ जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में जाएंगे। बताओ बात समझ में आई क्या? जैसे हम यूज करते हैं कीवर्ड्स का ऑलवेज, डेली, नेवर, सेल्डम, करते कि नहीं करते हैं, ऑकेजनली, करते हैं ना, विद प्रेजेंट सिंपल, अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल के साथ में। वैसे ही हम लोगों ने बाई प्लस टाइम को एज ए कीवर्ड लिया, कौन से टेंस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, अब अगर ये हो गया तो हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कंसेप्ट नंबर 5। क्या देख लेते हैं, कंसेप्ट नंबर 5। और कंसेप्ट नंबर 5 किसके बारे में बात करेगा, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, एग्जाम्पल के बारे में। आइए शुरू करते हैं। मैंने बोला चेक करो, एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है और हमें ये करना है इसके अंदर क्या, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये रही वर्ब, इसका करेक्ट वर्जन यूज करो। देखो कैसे करेंगे, इंडिया फिल इन द ब्लैंक बिकम सुपर पावर बाय 2047।
मीन्स क्या हुआ कि भारत 2047 तक, मैंने बाई का मतलब क्या बताया था आपको, तक बताया था, भारत 2047 तक क्या बन चुका होगा, सुपर पावर बन चुका होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल हैव आता है या शैल हैव आता है। उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आती है, तो विल हैव और शैल हैव के अंदर से मैंने विल हैव को चूज कर लिया बिकॉज मैंने कहा था यू आर फ्री टू यूज, है ना। उसके बाद में बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आपको अगर याद है तो बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से मेरा बन जाएगा कि इंडिया विल हैव बिकम द सुपर पावर बाय 2047। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, कोई इशू नहीं है। जैसे ही हमने ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 कंप्लीट किया, एग्जांपल फिलहाल के लिए मैंने एक ही रखा है, जैसे टेंस पूरे हो जाएंगे मैं बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स लेके आऊंगा, वहां पर हम लोग अपना एक एक सेंटेंस को यूज करते हुए, पकड़ते हुए, अच्छे से समझते हुए उसकी बारीकी को पढ़ेंगे और वहां पर उनको यूज करेंगे। फिलहाल के लिए मेरा मकसद यहाँ पर ये था कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी डाउट्स हैं, उनको लेकर आपके मन में कोई भी शंका समाधान ना रहे, मैंने दूर करने की कोशिश की है। जितना हो सकता था, इससे बाहर नहीं है कुछ भी, ठीक है। अदरवाइज अगर कुछ होगा तो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के उसका जरूर बताऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एज ए टेंस के रूप में जितना बन सकता है मैंने उसको यही बताने की कोशिश की है। कुछ इसके वेरिएशन, लैंग्वेज तो बहुत बड़ा है, पूरा समुद्र है ना, तो उसमें कुछ टेंस का अलग यूज भी हो सकता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, वन बाय वन डे हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको यहां तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो and if you gain something from this video, then please hit the like button and press the bell icon also, and till then enjoy yourself. Thank you so much. हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। टेंस सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रखी है और देखते ही देखते हम लोग आज टेंस की आखिरी जो पार्ट हमारे पास में है, जो आखिरी टाइप ऑफ टेंस हमारे पास में है, वहां आ चुके हैं। 1 से लेकर 11 तक टेंसेस की हम लोगों ने पर्टिकुलर हर वीडियो के अंदर डेप्थ के अंदर डिस्कशन किया, व्याख्या की, एक्सप्लेनेशन किया, समझे, जाना, पहचाना। और आज हम पहुंचे हैं टेंस के आखिरी टाइप के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम देखेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं और उन डाउट्स का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं इस चैनल के ऊपर, न्यू व्यूअर हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूं कि आप प्लीज सारे के सारे वीडियोस सीक्वेंस वाइज देख के आइए, सो दैट जब तक आप यहां पहुंचेंगे आपके माइंड के अंदर एक परफॉर्मा बन चुका होगा, एक पैटर्न बन चुका होगा मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का और समझने का, ठीक है। तो अगर हम वहां से अपनी कहानी को देखते हुए चलेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। अदरवाइज अगर आप चाहें, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो आइए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। द लास्ट टेंस ऑफ आवर टेंस सीरीज, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इस टेंस का एक नाम और होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। और हमेशा की तरह आपको मालूम होगा कि टेंस है, इसका मतलब हमें पढ़ना क्या है, इसका मतलब हमें पढ़ना है द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। यस और नो, द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, ये हमें पढ़ना है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। अब कंसेप्ट नंबर 1 को शुरू करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। कंसेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है, कंसेप्ट नंबर 1 जो है आपका किसके ऊपर रिलाई करता है, पूरा का पूरा। कंसेप्ट नंबर 1 आपका रिलाई करता है पूरा का पूरा पैटर्न्स के ऊपर। किसके ऊपर बात करता है, पैटर्न्स की बात करता है, ठीक है। और पैटर्न हमारे पास में किसी भी टेंस के बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो मेजर हमारे पास बन सकते हैं, मैंने उनको लिखने की कोशिश की आपके लिए। पहला पैटर्न बनेगा हमारे पास में पॉजिटिव पैटर्न। सेकंड हमारे पास बनेगा क्या, सॉरी, सेकंड हमारे पास बनेगा क्या, नेगेटिव पैटर्न। और थर्ड हमारे पास क्या बनेगा, इंटरोगेटिव पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न में होता क्या है बेसिकली, तो कुछ नहीं, सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर होता है ना। और सेंटेंस की शुरुआत हमें अच्छे से मालूम है कि सर कहाँ से होती है, तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। और एंड किस पे होता है, तो सर एंड तो हमारा ऑब्जेक्ट पे होता है, हमारा नहीं होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करता हुआ चलूँ, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और सबसे अंत में किसका स्थान आएगा, ऑब्जेक्ट का आएगा, ठीक है। आइए, इंटरोगेटिव पैटर्न 12th नंबर का पैटर्न पढ़ा रहा हूं, 12th नंबर का टेंस पढ़ा रहा हूं। अब बताऊंगा नहीं बार बार, सिर्फ सीधा लिखूंगा। कैसे लिखा है उसके लिए प्रीवियस वीडियोस पढ़े हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पैटर्न का लिखते हैं कि सर क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी और क्या मेन वर्ब आएगी। तो देखिएगा, पॉजिटिव पैटर्न
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या बनेगा आपका, तो ये बनेगा विल हैव बीन। क्या बनेगा, विल हैव बीन, या आप किसके साथ जा सकते हो, शैल हैव बीन के साथ जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि टेंस क्या है मेरे पास में, कंटिन्यूअस है या प्रोग्रेसिव है, तो मैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेता हुआ चलूंगा, तो आप कहोगे सर मेन वर्ब की आप आईएनजी फॉर्म को काम में लेते हुए चलोगे, जिसको आप क्या बोलते हो, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यस और नो। आइए आगे, हमें क्या बनाना है, नेगेटिव पैटर्न बनाना है। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखना जरा ध्यान से। विल हैव एक साइड में रहेगा, या मैं बोल सकता हूं शैल हैव को एक साइड में रखेंगे, नंबर थर्ड पे नॉट को लगाएंगे, उसके बाद किसको लेके चलेंगे, बीन को, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था इंटरोगेटिव पैटर्न कैसे बनाते हैं वो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि 12th नंबर का टेंस पढ़ा रहा हूं। उम्मीद यही करता हूं, विश्वास यही करता हूं कि अगर आप लगातार व्यूअर हैं इस चैनल के ऊपर के, ठीक है, और अगर नहीं भी है तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देख के जरूर आए, सो दैट आपको माइंड में एक चीज क्लियर हो जाए कि सर ने यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाया है। देखो, पढ़ तो हम सब कुछ लेते हैं, टीचर को पढ़ना भूल जाते हैं। टीचर जो पढ़ा रहा है वो किस इंटेंशन के साथ में, किस फ्लो के साथ में, और किस अप्रोच के साथ पढ़ा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका उससे सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जरूर प्रीवियस वीडियोस देख के आइएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए किसकी, कि सर इसका इंटरोगेटिव बनाना है, तो हमने लिखा विल हैव, और हमने लिखा शैल हैव, फिर हमने डाला किसको, सब्जेक्ट को, फिर हमने किसका लिया काम में, बीन को, फिर हम काम में लेंगे किसको, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, और लास्ट में किसको लेके चलेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चनेटिव सेंटेंस को लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विल हैव और शेल हैव की जगह सब्जेक्ट पहले आएगा और उसके बाद में हैव बीन आएगा। क्या आएगा, हैव बीन आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैसे आएगा, प्रीवियस वीडियोस चेक कर लीजिएगा। बताओ पैटर्न में कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं है ना। कैसे बनेगा बता चुका हूं। नॉट कैसे आएगा, इन दोनों के बीच में क्यों आया, ये ऐसा ही क्यों हुआ, ये सारी बातें कर चुका हूं। अब यहाँ पे ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अब तक मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक टेंडेंसी बन चुका होगा, एक अच्छे से परफॉर्मर माइंड के अंदर बन चुका होगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इसका एक नाम और होता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट का हमने क्या काम में लिया है, हेल्पिंग वर्ब काम में लिया है, थोड़ा सा ऑल्टरनेट करके बीन के साथ में। कॉन्टिन्यूअस की हमने मेन वर्ब काम में ली है एज इट इज, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारे पास, मेन वर्ब आ गई, क्या बन गया, टेंस बन गया। टेंस की हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट में क्या देखा, पैटर्न चेक करने की कोशिश की, पॉजिटिव पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न, इंटरोगेटिव पैटर्न, तीन बनते हैं। शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होगी एंड हमेशा नेगेटिव के ऑब्जेक्ट से होगा। ठीक है, इंटरोगेटिव के अंदर स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी एंड हमेशा क्वेश्चनेटिव मार्क पे होगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 रिगार्डिंग दिस टेंस। उम्मीद कर रहा हूं चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 2 की, और कंसेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, कंसेप्ट नंबर 2 बोलता है कि सर इस टेंस की फंक्शनिंग क्या होगी, ये टेंस कहां काम में आएगा। तो इट मींस नाउ वी विल डिस्कस इट्स यूजेस। ओके, देखिएगा ध्यान से। कंसेप्ट नंबर 2, और कंसेप्ट नंबर 2 किसकी बात करेगा, यूजेस की बात करेगा। किसकी बात करेगा, यूजेस की बात करेगा। इस टेंस का यूज कहां करेंगे, फ्यूचर के अंदर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर आप कोई एक्शन कर रहे होंगे। लेट मी रिपीट फॉर यू, प्रोग्रेसिव मींस कोई काम कंटिन्यू में होना। तो अगर फ्यूचर टाइम के अंदर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तक, एक स्पेसिफिक टाइम तक अगर कोई आप एक्शन कर रहे होंगे, तो वहां पर क्या आएगा काम में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। कैसे आएगा, आओ समझाना शुरू करता हूं आपको। वही हमेशा की तरह समझने का बेस, हमारे पास में टाइमलाइन हुआ, ये हमारे पास में नाउ मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट आया। प्रेजेंट मोमेंट के राइट साइड में हमेशा क्या होता है, हमारे पास में फ्यूचर टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है, फ्यूचर टाइम होता है। मान लिया ये आपका ईयर चल रहा है 2025, मान क्या लिया, चल ही रहा है ना। और मैंने बोला कि 2027 को आप क्या करोगे। आज कोई डेट है फिक्स, रैंडम डेट ले लो कोई से भी दिमाग के अंदर, 1 जनवरी 2025 की आज की डेट है। मैं पूछ रहा हूं कि अगली 2 साल बाद में 1 जनवरी 2027 को आप क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे। अगर तो आप कोई एक्शन कंटिन्यू कर रहे हो और कंटिन्यू करोगे, क्योंकि कंटिन्यू जरूरी है यहाँ पे एसेंस के रूप में। क्यों, क्योंकि टेंस का नाम ही क्या है, कंटिन्यूअस नाम है। इसका मतलब ये यूजेस यहाँ पर तभी अप्लाई होगा, ये ट्रिक या ये पॉइंट तभी अप्लाई होगा जब आपका कोई इवेंट कंटिन्यू हो रहा होगा फ्यूचर के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, अगर आप क्लास 9 में हैं तो 10th से 11th में आ जाएंगे। भाई 10th तो आपका 2026 में चला जाएगा, 27 में आप 11th में आ जाएंगे। मतलब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप कोई काम कर रहे होंगे उस टाइम पर, है ना। तो आप कहोगे कि सर 2027 तक
2027 तक या 1 जनवरी 2027 तक मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा, ये कह रहे होंगे आप। या मैं ये कहूं कि 2025 को आप इस शहर में रह रहे हो, तो 2027 तक आप क्या बोलोगे कि सर 2027 तक मैं इस शहर में रह रहा होऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो फ्यूचर के अंदर गिवन टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई एक्शन आपका कंटिन्यू रह रहा है तो उसको शो करने के लिए आप किसको काम में लोगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेोगे। बताओ बात समझ में आ गई क्या? सिंपल यूजेस इनके, ठीक है ना, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है समझने में। तीसरा कंसेप्ट नंबर 3, वही कंसेप्ट नंबर 3, अगर हमारे पास में 2 हेल्पिंग वर्ब आती है तो उनमें से सर कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगी वो हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले ये समझना जरूरी है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखो लिखो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये तो सारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए, और किसी भी इंसान का नाम, ये हो गए हमारे पास सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में 2 है, कौन कौन सी है? सॉरी विल हैव बीन और शेल हैव बीन। किसके साथ में क्या आएगा? 2 ही रास्ते, वही प्रीवियस टेंस के अंदर जो बताया था वही 2 रास्ते। क्या चाहो तो विल हैव बीन का यूज कर लो, चाहो तो शेल हैव बीन का यूज कर लो, इट्स ऑलवेज अप टू यू। अदरवाइज अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हो तो फर्स्ट पर्सन के साथ में आप किसका यूज करोगे? शेल हैव बीन का यूज करोगे। फर्स्ट पर्सन आपके ये रहे, ये है आपके क्या? फर्स्ट पर्सन। ये है आपके पास क्या? सेकंड पर्सन। और ये तीनों के तीनों, या मैं ये कहूं कि ये पांचों के पांचों आपके पास जो हैं वो क्या है आपके पास में? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में आप किसको काम में ले सकते हो? विल हैव बीन को काम में ले सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो नियम दोनों ही है, अगर आप एकेडमिक ले रहे हो, 12th क्लास तक पढ़ रहे हो, तब आपको नियम के साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर फ्री, है ना। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की कर रहे हो, सेंट्रल लेवल की कर रहे हो, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप विल हैव बीन का भी यूज कर सकते हो, शेल हैव बीन का भी यूज कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एरिया, इन दैट पर्टिकुलर टेंस, देन आप यूज कर सकते हो सेकंड और थर्ड पर्सन का, किसके साथ में? विल हैव बीन के साथ में। और फर्स्ट पर्सन जो क्या होता है? आई और वी होता है, उसके साथ हम क्या जा सकते हो? शेल हैव बीन को लेके जा सकते हो। बताओ ये क्लासिफिकेशन हमने किया किसके रिगार्डिंग? हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग। बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 4 की और कंसेप्ट नंबर 5 की, और दोनों ही कंसेप्ट को हम फटाफट से क्या करेंगे? एक ही स्लाइड के अंदर समझ लेंगे ताकि हमारा समय बच जाए और हम लोगों को चीजें भी समझ में आ जाए। तो कंसेप्ट नंबर 4 हमारा क्या बोलता है? तो कंसेप्ट नंबर 4 हमारे पास जो आता है वो आता है किसके रिगार्डिंग? कीवर्ड्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग आता है जी? कीवर्ड्स के रिगार्डिंग आता है, या मैं बोल सकता हूं किसके रिगार्डिंग आता है? आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग आता है। किसके रिगार्डिंग आता है? आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग आता है। ठीक है, तो याद रखना यहां पर इस पर्टिकुलर टेंस को पहचानने के लिए हमारे पास क्या होगा? बाई प्लस सिंस या फॉर होगा। क्या होगा? बाई प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम रहेगा। ये हमारे पास में एक क्या बनता है? ये हमारे पास क्या बनता है? एक बाई के साथ में सिंस या फॉर प्लस टाइम बनता है, जो किसको इंडिकेट करता है? जो इंडिकेट करता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सेंटेंस में लाने की कैपेबिलिटीज को रखता है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि बाई को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, बाई का मीनिंग होता है तक, सिंस या फॉर का यूजेज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में 4th नंबर के टेंस में आप जाइए, वहां मैंने बहुत विस्तार से समझाया हुआ है। ठीक है, तो बाई और सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ में आप किसका यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फटाफट से हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी सारे एग्जांपल्स जो है हम कहां देखेंगे? हम अपनी प्रैक्टिस शीट के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो हम कंसेप्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जो किसके ऊपर बात करेगा? एग्जांपल्स की बात करेगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखो फटाफट से। देखो ध्यान से, क्या कहा? नीतू फिल इन द ब्लैंक वॉच मूवी बाय टुनाइट। ठीक है, या मैं ये कहूं बाय टुनाइट 11 o'clock।
ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ समझने से मतलब है ना, एग्जाम्पल तो कुछ भी आ सकता है। तो देखो, नीतू फिल इन द ब्लैंक वॉच मूवी बाई टू नाइट 11 o'clock, सीधे यहाँ पे आ जाओ, बाई टू नाइट 11 o'clock, आज रात 11 बजे तक, आज रात 11 बजे तक नीतू क्या कर रही होगी, मूवी देख रही होगी। इसका मतलब नीतू अभी क्या कर रही है, मूवी देख रही है। और अभी हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम रात के 9-10 बजे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसको यूज मिलेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को काम में ले लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो यहाँ पर आप विल हैव बीन को भी लेके जा सकते हो, और किसको लेके जा सकते हो, शैल हैव बीन को भी साथ में लेके अपने जा सकते हो, ठीक है। विल हैव बीन या शेल हैव बीन, और साथ में क्या आ जाएगा, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉचिंग, क्या आ जाएगा, वॉचिंग आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या। दोनों नहीं लिखने, दोनों नहीं लिखने, आपको एक ही लिखना है। कोई सा विल हैव बीन भी लिख सकते हो और शेल हैव बीन भी। स्पेसिफिक जाना चाहते हो तो, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ में क्या आता है, थर्ड पर्सन के साथ में तो शेल हैव बीन आता है, सॉरी थर्ड पर्सन के साथ में तो विल हैव बीन आता है। तो आप नीतू विल हैव बीन वॉचिंग मूवी बाई 11 o'clock, या आप ऐसे बोल सकते हो, वॉच कंप्लीट भी लिख सकते हो कि नीतू विल हैव बीन कंप्लीटिंग मूवी या फिनिशिंग मूवी, वॉचिंग फिनिशिंग मूवी बाय टू नाइट 11 o'clock, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टेंस का आखिरी का जो टेंस टाइप है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको आप बोलते हो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, वो समझ में आया होगा। यहां पर हमारी टेंस की पूरी सीरीज की थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो क्या करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस शेड्स लगाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो हमने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी है, क्या हमने उसका सही से यूटिलाइजेशन करना आता है या नहीं आता है। तो वो सारी बातें आगे की वीडियो की। टिल देन, थैंक यू सो मच।